तो चलिए दोस्त, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग आज अपना फाउंडेशन का पहला क्लास करने वाले हैं, अकाउंट्स का। अब आज का क्लास का काम क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, आप लोग सबको ही बचपन में कहीं ना कहीं अकाउंट्स पढ़ के आए हैं, किंतु मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को पहले आपको ना पहले 3 या 4 क्लास अकाउंट्स का ब्रशअप कराना चाहिए। अब बहुत सारा बच्चा बोलता है कि भैया नहीं, मेरा अकाउंट्स अच्छा है, ब्रशअप नहीं, डायरेक्टली चैप्टर से स्टार्ट करो। तब मैं यही सब क्वेश्चंस पूछना चालू करता हूं। देखो, आप लोग बहुत अकाउंट्स पढ़ के आए हो, तो मैं पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछूंगा कि देखो, आप लोग बचपन से अकाउंट ऐसे बना रहे हो, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, राइट। मेरा क्वेश्चन यही डेबिट साइड क्यों, यही क्रेडिट साइड क्यों, हम लोग उल्टा क्यों नहीं लिख सकते, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, व्हाई नॉट। बात समझा। अब तुम सोच रहे होगा, है ये भी क्वेश्चन बन सकता है क्या। हाँ, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा है ना, कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट लिखता हूँ, राइट हैंड साइड को क्रेडिट लिखता हूँ, क्यों। तुम बोलेगा ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता है, इसके पीछे रीजन है। फिर तुरंत जैसे आप लोग पढ़ते हैं, एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। कोई भी इनकम होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस होता है उसका डेबिट बैलेंस। मेरा क्वेश्चन है क्यों, व्हाई। मतलब भैया होता है, भैया ऐसे ही होता है। अरे ऐसे होता है नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्यों होता है। भैया इसके पीछे लॉजिक नहीं है, भैया ऐसे ही होता है, नहीं इसके पीछे लॉजिक है। अच्छा छोड़ो यार, तुम बचपन से गोल्डन रूल पढ़ रहे हैं, गोल्डन रूल। तुम लोग बोलता है वो गोल्डन रूल में कि अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट है तो तुम लोग बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल के लिए बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मेरा क्वेश्चन होता है क्यों, मैं बस ये क्वेश्चन होता क्यों, तो तुम बोलता भैया ऐसे ही होता है। नहीं भाई ऐसे नहीं होता, इसके पीछे भी लॉजिक है। अच्छा छोड़ो ये बात, तुम बचपन में ये रूल पढ़ा है कि एसेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होना चाहिए, एसेट अगर डिक्रीज हो जाता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। सुना है क्यों भैया, ये तो रूल है, इसको तो मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। अरे ठीक है, बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच, रूल है, पर मेरा क्वेश्चन है ऐसा क्यों, क्यों भाई साहब क्यों, मैं क्यों मान लू ये सब रूल को। अरे छोड़ो भाई ये सब, तुम अकाउंट्स अगर अभी तक पढ़ के आया है, तुम लोग पक्का अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में सुना होगा। और अकाउंटिंग इक्वेशन में तुम लोग बोलता है कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। मेरा क्वेश्चन है क्यों। बात समझो, अभी तक आप लोग जो भी चीज पढ़ के आए हो, मैं हमेशा बोलता हूं इसीलिए कि आपने अभी तक एक्चुअली चीजों को समझा नहीं है, रटा है। तो बस ये जो बेसिक्स के मैं भी क्लासेस लूंगा, जो कि पहला 3 या 4 क्लास होगा, फुल बेसिक्स के ऊपर होगा, एकदम बचपन का बात करेंगे। बस यहीं पर ये सारे चीजों को ठीक करते हुए जाएंगे। हम लोग सारा चीज बचपन का पढ़ेंगे, A to Z एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, किंतु डिटेल में पढ़ेंगे विथ वाई। कोई भी चीज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आप समझिए अभी आप प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए रेडी कर रहे हैं अपने आप को, और जब प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए रेडी करेंगे और ये सब चीज अगर नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको ये सब चीज बचपन में नहीं सिखाया गया है तो आपका बचपन बहुत दर्दनाक रहा है, मैं ये चीज समझ सकता हूं। तो बस अब अपने को ये सारा बेसिक सीखना है, बात समझ में है। पर ये बेसिक अगर सीखना है तो मैं यही बोलूंगा कि अगला 3 क्लास या 4 क्लास आपको मेरे को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा देर के लिए भी कंसंट्रेशन इधर उधर करेंगे ना, तो ये चीज समझ में नहीं आएगा। और ये चीज बोल सकता हूं, अगर 3 या 4 क्लास सुन लिया ना, तो आपका अकाउंट्स का बेसिक्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आगे आपको कभी तकलीफ आएगा ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कभी कभी लगेगा यार ये क्यों बोल रहे हैं सर, यार ये तो जरूरत ही नहीं है। बहुत सारा पॉइंट जो आप बचपन में छोड़ के आते हैं, वो सारे पॉइंट्स को भी मैं डिस्कस करूंगा। किंतु आप ये मत समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब वो 11-12 वाला बात नहीं है, वो बीकॉम वाला बात नहीं है, अब आप प्रोफेशनल स्टूडेंट है। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा तो आगे जाके आपको हमेशा तकलीफ आएगा। और ये अपना अगर बेसिक्स को आप अगर स्ट्रॉन्ग कर लिए, चीजों की गहराई को समझने लग गए, समझ लगे कोई भी चीज क्यों होता है, तो आपको ये सब्जेक्ट एकदम बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। आगे जाके अकाउंट्स में कभी तकलीफ नहीं होगा, बात समझ में है। तो आज मैं ये सोच के पढ़ा, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, एकदम बेसिक से। तो स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक का कहानी। सबसे पहले हम लोग पढ़ ही क्या रहे हैं भैया, भैया कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग। तो अगर मैं आपसे पूछूं अकाउंटिंग किसको बोलते हैं तो क्या बोलोगे, अगर मैं पूछूं अकाउंटिंग किसको बोलते हैं तो क्या बोलोगे, एक लाइन बताओ अकाउंटिंग। तो सीधा सा बात है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या बोला वर्ड, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अपना कॉपी खोल लेना, मेरे क्लास में कभी भी बैठो ना तो ऐसे मत बैठना, तुरंत कॉपी पेन लेके एकदम रेडी होके बैठो, नहीं तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि मैं अपना एक और स्टाइल बता देता हूं पहले दिन से ही,
मैं जो बोलता हूं मैं डेफिनेटली लिख पाता हूं, और जो मैं नहीं बोलता मैं डेफिनेटली नहीं लिख पाता, और मेरे साथ लिखना बहुत पड़ेगा सर। जरूरत पड़े तो पहले दिन से एक हाथ स्टेपनी में लेके आना, स्टेपनी समझता है ना, एक हाथ दर्द हो इसको खोल के दूसरा लगा लेना, क्योंकि लिखना बहुत पड़ेगा सर। और पूरे क्लास में ना पार्टिसिपेशन आपको रखना पड़ेगा, मैं जब भी कुछ पूछूं आपको जवाब देना पड़ेगा, चाहे सही बोलो गलत बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, किंतु बोलना जरूर पड़ेगा, पार्टिसिपेट जरूर करना पड़ेगा, आवाज गूंजना चाहिए आपको। तो सबसे पहला लाइन हम लोग पूछ रहे हैं किसी अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, तो हमने अभी एक लाइन बोला कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिर से बोलो, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एक बार फिर से रिपीट करो, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो जैसे मैंने ये लाइन बोला आपके मन में आ रहा भैया अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, भैया बोलना क्या चाह रहे हैं? तो जरा ध्यान से आप स्क्रीन की तरफ देखो, देखो इस आदमी को पहचान लो, आज आगे बहुत बार आपकी जिंदगी में आएगा। इसका नाम है मिस्टर ए। क्या नाम है भाई साहब? मिस्टर ए। अब मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया भाई साहब? देखो इसका बिजनेस बना रहा हूं मैं, बहुत सुंदर सा इसका बिजनेस है, ये रहा इसका बिजनेस है, ये इसका बिजनेस है, और इस बिजनेस का इसने नाम रखा एएन कंपनी। तो भैया एक है मिस्टर ए और एक है उसका बिजनेस, किस नाम से चालू किया? एएन कंपनी। अच्छा, ए का बिजनेस चलाएगा कौन? एक खुद चला रहा है, किंतु जब वो बिजनेस करेगा, बात समझो, तो ही हैज टू कम्युनिकेट विथ मेनी पीपल, उसको बहुत लोगों से बात करना पड़ेगा। ये कौन से लोगों से? अब मान ले मैं अगर मिस्टर ए हूं, मैं अगर धंधा चालू किया, बिजनेस चालू किया, तो मेरे को किसी आदमी से माल खरीद के फिर बेचना है। अच्छा, जिससे माल खरीदते हैं उसको कौन कौन क्या है, उसको क्या बोलते हैं? सप्लायर बोलते हैं। जिससे मैं माल खरीदूंगा वो मेरे गुड्स का क्या है? सप्लायर है। तो मेरे को सप्लायर से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उसे माल खरीदना है तो उससे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, हाँ कि ना? आवाज नहीं आया? हाँ सर। इसके अलावा जब मैं माल बेचूंगा, किसको बेचूंगा? कस्टमर को। तो मेरे को कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, अरे धंधा करना है तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, मानते हो? इसके अलावा मेरे को बैंक से भी कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। भैया क्यों? बिजनेस चलाना है ना, तो थोड़ा पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा का कमी था, तो मैंने बैंक से क्या लिया था पता है? लोन। तो अगर लोन लिए हैं तो बैंक के साथ क्या रखना पड़ेगा? कम्युनिकेशन। अच्छा, तुम कौन से देश में रहते हैं? इंडिया में। तुमको पता है तुमका धंधा करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, तो कटर वाला के कौन आएगा? गवर्नमेंट आ जाता है टैक्स मांगने के लिए। तो इसका मतलब मेरे को गवर्नमेंट के साथ भी कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। भैया आप इतना बात मत करो, सीधा सीधा बोलो, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब मिस्टर ए बिजनेस कर रहा है, जब मिस्टर ए क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है बहुत सारे आउटसाइडर के साथ। ये लोग घर वाले लोग हैं कि बाहर वाले लोग हैं? बाहर वाले लोग हैं भाई। सप्लायर बाहर का आदमी, कस्टमर बाहर का आदमी, बैंक बाहर का आदमी, गवर्नमेंट बाहर का आदमी। तो ये आउटसाइडर लोगों के साथ क्या करना है? मुझे कम्युनिकेशन करना है। तो जब भी कम्युनिकेशन करना होता है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है? लैंग्वेज चाहिए होता है। देख, आज मैं आपके साथ यहां खड़े होकर कम्युनिकेशन कर रहा हूं, तो हम लोग कम्युनिकेशन का हमने एक लैंग्वेज डिसाइड कर लिया, भैया आप हिंदी में बोलिएगा आज, या फिर आप बोलेंगे इंग्लिश में बोलिएगा। तो ये हिंदी इंग्लिश ये सब क्या है? लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए? लैंग्वेज। और बिजनेस में इसी लैंग्वेज का नाम है अकाउंटिंग। बात समझो, बिजनेस में यही जो लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। ये जो लैंग्वेज है इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। मैं फिर से समझा रहा हूं, मिस्टर जो ए है, जो बिजनेसमैन है, उसको कम्युनिकेशन करना है। क्या करना भाई साहब? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसके साथ करना है? आउटसाइडर लोगों के साथ करना है। अगर आउटसाइडर के साथ कम्युनिकेशन चाहिए करना है, तो हियर अराइजेस अ नीड ऑफ क्या? लैंग्वेज। एक लैंग्वेज चाहिएगा जिसमें हम कम्युनिकेट करेंगे, और इसी लैंग्वेज का नाम क्या है मुन्ना? अकाउंटिंग है। तो इसीलिए मैंने बोला अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बात समझ में आ रहा क्यों बोल रहा हूं? ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई साहब। अगर कभी भी कोई पूछे ना अकाउंटिंग क्या है, एक लाइन में जवाब दो, तो क्या बोलना? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर कोई बोलेगा समझाओ, तो कैसे समझाओगे? कि भैया एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करेगा तो उसको क्या करना है? आउटसाइडर के साथ कम्युनिकेशन करना है, और कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए, और उस लैंग्वेज का नाम क्या है? अकाउंटिंग। अच्छा, अभी तक आपने जिंदगी में कोई भी लैंग्वेज सीखा है?
हाँ भैया, लैंग्वेज सीखा, हिंदी सीखा, इंग्लिश सीखा, और भी बहुत सारा भाषा हो सकता है, सीख के रखे हो। कब बोला जाता है कि आप उस लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन गए? जैसे मैं बोलता हूँ आपका इंग्लिश बहुत सुपर है, गजब है इस बंदे का इंग्लिश, इस बंदे का हिंदी बहुत अच्छा है। कब कब बोलते हैं ये बात? राइट, जब आपका उस लैंग्वेज का ग्रामर बहुत अच्छा हो। ये होता है ना, कोई भी लैंग्वेज का बेसिक्स जो है वो क्या है? ग्रामर। तो मेरा काम आज यही है, मैं आपको अकाउंटिंग का ग्रामर सिखाने वाला हूं। बात समझ रहे? मैं क्या सिखाने वाला हूं? अकाउंटिंग का ग्रामर। जिसका जितना ग्रामर स्ट्रांग होता है, लैंग्वेज में उतना पकड़ है, तो वही अकाउंटिंग का ग्रामर आप जितना स्ट्रांग कर लोगे, अकाउंटिंग पे उतना अच्छा पकड़ आने लग जाएगा। बोलो आप मेरा बात समझ पा रहे हो? यहां तक एकदम क्लैरिटी है? ठीक है। अब मैं अकाउंटिंग का एक और डेफिनेशन दे रहा हूं, आप मेरे साथ साथ पहले लिख लो, फिर मैं धीरे धीरे उसको समझाऊंगा। मेरे साथ साथ लिखोगे। पॉइंट नंबर 1 हो गया था, देखो अब मैं पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूं। लिखो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसका होगा? रिकॉर्डिंग ऑफ transaction and event of financial nature. क्यों? To communicate the business result to the user of financial statement, to the user of financial statement. जल्दी से ये डेफिनेशन लिखेंगे, निकालो कॉपी। सांस सांस लो, थोड़ा पानी वानी पास कर दे जरा उधर। लिख लिया? जल्दी से डेफिनेशन लिखो, और ये डेफिनेशन मेरे साथ 2 या 3 बार अपने लोग रिपीट करेंगे, और फिर मेरा कुछ क्वेश्चंस है मैं आपसे पूछूंगा। मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो 2-4 दिन में आदत हो जाएगी, टेंशन मत लो। बहुत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, मोती जैसा हैंडराइटिंग है। हाँ, डोंट बी जेलस, इट्स ओके। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसका हो रहा है? ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ, क्या लिखे हैं? फाइनेंशियल नेचर, टू कम्युनिकेट द बिजनेस रिजल्ट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर से एक बार साथ साथ बोलेंगे, अकाउंटिंग इज एन, बोल बोल साथ साथ, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। सबका आवाज आना चाहिए, देख देख के चीटिंग करके बोलो ना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ financial nature to communicate the business result to the user of financial statement. एक बार फिर से बोलते हैं, एक बार फिर से, accounting, बोल बोल, accounting is an art, art of recording, recording of transaction and event of financial nature to communicate the business result to the user of financial statement. देखिए, अकाउंटिंग का सिंपल सा डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखा, पढ़ के बोल तो समझ में आ रहा है क्या ये डेफिनेशन? बचपन में कई बार पढ़ा है, हाँ कि ना? बस बता, समझ में आ रहा है? इतना अकाउंट्स बचपन में करके आया, घबराई नहीं दीदी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये मजाक की दीदी नहीं समझी होगी, थोड़ा सा लेट चाहिए ना। अच्छा, पढ़ के बता, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? पूरा समझ में आ गया? मतलब पूरा समझ में आ गया? मैं क्या समझने, मैं बताऊं आपको सच बात, आपको कुछ समझ में नहीं आया। देख, अकाउंट्स आप लोग सब पढ़ा है, आपको देख के लग रहा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू कम्युनिकेट द बिजनेस रिजल्ट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा लग रहा है पढ़ के, एक बार ऐसा लग रहा है हाँ भैया ठीक ही तो है, समझ में आ रहा है। किंतु भैया यहाँ पर ना आपको समझ में नहीं है, क्यों पता है? आपको बहुत सारे वर्ड्स का मतलब ठीक से समझना बाकी है। जैसे ये रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, दूसरा ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, तीसरा इवेंट किसको बोलते हैं, ये ट्रांजैक्शन इवेंट फाइनेंशियल नेचर का मतलब क्या होता है भैया, ये बिजनेस रिजल्ट का मतलब क्या होता है भैया, ये यूजर किसको बोलते हैं,
भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? जब तक इन शब्दों का मतलब आपको पता नहीं चलेगा तब तक आपको अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा। देखो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना उसको समझना है तो या तो बहुत गहराई से समझो या तो समझिए। और स्पेशली मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले बोल रहा था कि अगर प्रोफेशनल कोर्स में अगर जा रहे हो तो चीजों को डेप्थ में समझना पड़ेगा। देखो अभी आप लोग बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं मान रहा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा टाइम दो मेरे को ये सारे वर्ड्स को समझाने दो, और जब मैं समझा लूंगा ना मैं ये क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछूंगा कि आपको समझ में आया, तब आप मेरे को रिप्लाई करना कि अभी जो समझ में आ रहा था वही समझ में आया कि कुछ ज्यादा ही समझ में आने लग गया। ठीक है सर, चलो तो तीसरा पॉइंट लिखने का शुरुआत करो मेरे साथ साथ। थर्ड पॉइंट, ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं पहले ये समझते हैं। ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं ये समझिए, और इसमें लिखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी agreement or any business is known as transaction। अभी एक बच्चा दुखी हो गया, बोला अब अकाउंट से पढ़ाना है ना भैया। हम लोग बचपन में अकाउंट्स पढ़ना चालू किए थे तो स्टार्टिंग में हो गया था प्रैक्टिकल काम से। जब आज जब डेबिट क्रेडिट लिख रहे थे, जर्नल का फॉर्मेट टान रहे थे, लेजर बना रहे थे, बैलेंस निकाल रहे थे, क्या मजा आ रहा था। अब दिक्कत यही है बच्चे, वहीं पर आपका बेस हो जाता है खराब। क्योंकि जब तक आप ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आज बेसिक्स बोल रहा हूं, ये जब तक क्लैरिटी नहीं होगा ना तो जीवन भर अकाउंट्स आपको रटना पड़ेगा। और मैंने आपसे कितना क्लास मांगा है? 3 या 4 क्लास मांगा है बेसिक्स का। 3-4 क्लास के बाद अगर आपको डिफरेंस ना समझ में आए तो आप जो बोलो मैं मान लूंगा। तो क्या अकाउंट्स का आपका देखने का नजरिया ही में चेंज करने वाला। मतलब बचपन में जो रट के आया था, जो आपको फील होने नहीं दिया गया कभी कि आप रटे हैं, मैं आपको उसको पूरा लॉजिकली अब बताने वाला। ठीक है, आपने डेफिनेशन लिखा, ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, क्या लिखे? परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। लिखा ये बात? फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करो, क्योंकि अच्छा मेरा क्लास का और एक रूल है, सारा जितना भी याद करने का काम है सब क्लास में कर लेना है। घर में जाके कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो करना है क्लास में याद करना है तो याद करके क्लास में जाएंगे, समझना है तो क्लास में समझ के जाएंगे, सब कुछ क्लास में खत्म कर लेना है। ठीक है ना, घर में जाके फिर एंजॉय करने का है। अच्छा ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं फिर से पढ़ो? परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। फिर से बोलो, परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। मैं रटाने नहीं बोले, समझाने बोले थे। समझा रहे हैं भाई, थोड़ा सा रोको। देखो हम बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट इज ट्रांजैक्शन। क्या बोला? परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट इज ट्रांजैक्शन। हम लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो सब ट्रांजैक्शन। सिंपल सा बात, मैं यहां खड़े होकर बकबक कर रहा हूं, सो आई एम परफॉर्मिंग एन एक्ट, दिस इज ट्रांजैक्शन। आप बैठे बैठे मेरा ये बात सुन रहे हो, सो यू आर ऑल्सो परफॉर्मिंग एन एक्ट, यस और नो? अरे बोलना, आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, यू आर ऑल्सो परफॉर्मिंग एन एक्ट, तो दिस इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन। तुम ऊपर मुंडी हिलाए देख रहे हैं पंखा घूम रहा है, तो अगर पंखा घूम रहा है तो पंखा इज ऑल्सो परफॉर्मिंग एन एक्ट, तो इट इज ऑल्सो क्या? ट्रांजैक्शन। अब मेरे क्लास जब हो जाएगा तुम घर जाके फिर से एक बार पढ़ाई करेगा, देखेगा भैया ने क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो वहां पर भी यू आर ऑल्सो परफॉर्मिंग एन एक्ट, तो वो भी क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब उसके 6 महीना बाद एग्जाम आ जाएगा, है ना, और एग्जाम में जाके तुमको एग्जाम देना पड़ेगा, तो तुम जब एग्जाम दे के आएगा तो देयर ऑल्सो यू आर परफॉर्मिंग एन एक्ट, तो वो भी क्या हो गया? ट्रांजैक्शन हो गया। तो ट्रांजैक्शन मींस परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस। फिर से बोलो, परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस। मैं तो इसको शॉर्ट में ना कैसे याद रखता हूं पता है? मैं कैसे, मैं इसको बोलता हूं AAB। नहीं समझे भैया? परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट, ए से एक्ट है, एनी अग्रीमेंट, ए से अग्रीमेंट है, और बी से बिजनेस। शॉर्ट फॉर्म, शॉर्टकट तरीका समझ में आया? तो याद रखना, कोई पूछेगा व्हाट इज ट्रांजैक्शन, तो क्या बोलोगे? परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस। फिर से, परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एग्जांपल समझ में? मैं बकबक कर रहा हूं, ये क्या है? ट्रांजैक्शन। आप मेरे बकबक सुन रहे हैं,
ट्रांजैक्शन पंखा चल रहा है, ट्रांजैक्शन एसी चल रहा है, ट्रांजैक्शन लाइट चल रहा है, ट्रांजैक्शन तुम घर में जाके वापस रिवीजन करेगा, ट्रांजैक्शन दोस्त का फोन है, दोस्त को पिप पिप डॉट डॉट बोला, वो वहां पर भी परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट है ना, एग्जाम जाके दिया वो भी। मेरा बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ट्रांजैक्शन तो समझ में आ गया भैया। अब अगला वर्ड जो मुझे समझाना है, ट्रांजैक्शन के बाद अगला वर्ड जो है वो है इवेंट। यार ये झपझप क्यों कर रहा है? इवेंट। लिखो, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, स्क्रीन आ जाएगा, जरा रुक जाए, स्क्रीन आ जाएगा। इवेंट किसको बोलते हैं? तो लिखो पहले, फिर मैं समझाता हूं। लिखो, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और a group of transaction at a particular point of time। इवेंट किसको बोलते हैं? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फिर से बोलना पड़ेगा, इवेंट मीन्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं सुनाई दिया? फिर से बोलो। इवेंट का मतलब द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। भैया रटना बाद में, भैया मतलब तो समझाओ। इवेंट किसको बोलते हैं? तो हम लोग बोले कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस समझते हो? एंड इफेक्ट, जो एंड में इफेक्ट होगा, कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं ना। तुमने जो काम किया इसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं होगा, मतलब इसका एंड इफेक्ट, फलस्वरूप। हिंदी वर्ड क्या है? फलस्वरूप। समझ रहा है मेरा बात? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इवेंट बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था अभी, मैं बकबक कर रहा हूं, ये क्या है? ट्रांजैक्शन। तुम मेरा बकबक सुन रहा है, ट्रांजैक्शन। घर जाके तुम रिवीजन करेगा, ट्रांजैक्शन है। एग्जाम आएगा, एग्जाम देगा, ट्रांजैक्शन है। किंतु उसके एक महीना बाद रिजल्ट आएगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा अकाउंट्स में तुमको मिल गया 9900, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिला। तो सोचो, वो जो रिजल्ट आया वो ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? हाँ, इवेंट। बिकॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल दिस ट्रांजैक्शन, ऑल दिस क्यों बोल रहा हूं समझ रहा है? मेरा पढ़ाना, तुम्हारा पढ़ना, घर में रिवीजन करना, जाके एग्जाम देके आना, इसका फाइनल आउटकम क्या है? समझ रहे? वर्ड पे ध्यान देना। फाइनल आउटकम, कॉन्सिक्वेंस क्या है? वो जो तुमको मार्क्स मिला, तो जो मार्क्स मिला वो तुम्हारे लिए क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। अभी तक मैंने अकाउंटिंग से कुछ लिंक ही नहीं किया, मैं तो आपको ये शब्दों का मतलब समझा रहा हूं कि भाई ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं और इवेंट किसको बोलते हैं। एक बार फटाफट रिकैप, पूरा रटना होना चाहिए। सबसे पहला लाइन क्या पढ़े? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिर से बोला, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। दूसरा पढ़े डेफिनेशन, क्या था? अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ financial nature to communicate the business result to the user of financial statement। फिर हमने क्या पढ़ा? ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन। ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस, बस। उसके बाद पढ़ा था हमने इवेंट। इवेंट किसको बोलते हैं? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखो ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से हमारा डेफिनेशन देखो तो हम यहां पर लिखवाए थे कि जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट होगा, ये दो वर्ड समझाया ना मैंने अभी, किंतु ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ कौन सा नेचर होना चाहिए? फिनेंशियल नेचर। कौन सा नेचर होना चाहिए? फिनेंशियल नेचर होना चाहिए। तो अगर फिनेंशियल नेचर का जो ट्रांजैक्शन है उसको बोलते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो पहले एक नया वर्ड सीखना है जिसको हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। लिखो लिखो लिखो, हाथ नहीं रुकता है मेरे क्लास में, हाथ नहीं रुकने का।
मैंने तो अभी थोड़ा देर पहले बोला, जो मैं बोलता हूं डेफिनेटली लिखवाता, और जो मैं नहीं बोलता डेफिनेटली नहीं लिखवाता, याद रखना ये बात। अब पहले मैं कुछ 2 लाइन लिखवा देता हूं, आप पहले लिख लो, ठीक है ना, उसके बाद इसका मतलब भी समझ लेंगे ऐसा क्या है। अच्छा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिखो, ट्रांजैक्शन which satisfies, transaction which satisfies both the following conditions will be termed as financial transaction। हाँ जी सर, अब इसमें कंडीशन 1 which changes the financial position of business, that is position of assets and liabilities of business, and condition number 2, it can be expressed in terms of money value। कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में मैंने लिखा, ट्रांजैक्शन which satisfies both the following conditions will be termed as financial transaction। Condition 1 which changes the financial position of business, that is position of assets and liabilities of business, and condition number 2, it can be expressed in terms of money value। यहां तक नोटिंग हो जाए तो बता दीजिए। हो गया? लिख लिया सब। अब देखो मैं एक नया वर्ड समझा रहा हूं, और ये वर्ड क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन का बात नहीं कर रहा, अब वर्ड क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कब बोलेंगे? तो आंसर है जब कोई भी ट्रांजैक्शन 2 कंडीशन दे रहा हूं, 2, जब दोनों में से दोनों पूरा करेगा, दोनों में से कितना पूरा करना है, दोनों पूरा कर देंगे, तो वो ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। भैया 2 में से मान लीजिए एक पूरा हुआ है, एक नहीं हुआ, अब तब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अच्छा भैया दोनों ही पूरा नहीं हुआ तो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही है। दोनों पूरा करना पड़ेगा, 2 तो शर्त है, 2 में से कितना पूरा करना है, दोनों शर्त पूरा करना है, तब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाओगे। क्या शर्त है? शर्त नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। वो ट्रांजैक्शन की वजह से क्या होने वाला है, आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा मतलब आपके बिजनेस का जो भी एसेट है और जो भी लाइबिलिटी है वो चेंज होगा। व्हाट पे ध्यान देना, आपके बिजनेस का जो भी एसेट है और जो भी लाइबिलिटी है वो इफेक्ट होगा, वो चेंज होगा। और दूसरा बोला मैंने कंडीशन 2, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू, और उस चीज को आप मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे? मनी वैल्यू में। भैया ये 100 रुपए का है, ये 1000 रुपए का है, ये 1 लाख रुपए का है, तो मनी वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो अगर दोनों के दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ तो ये क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। दोनों में से एक हुआ, एक नहीं हुआ, तब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। दोनों ही पूरा नहीं हुआ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है।
मैं एक एग्जांपल लेके अगर समझाऊंगा ना तब ये बात ज्यादा क्लैरिटी आएगा। तो अब मेरे एक एग्जांपल समझो ध्यान से, हाँ ध्यान से एक तो एग्जांपल समझाता हूं, समझो। ये देखो, पहचान कौन? हाँ हाँ, हम बोले थे ना बहुत बार आएगा अब आगे। मिस्टर ए है भाई साहब। कौन है भाई साहब? मिस्टर ए। अच्छा, पहचान कौन? हाँ, ये ए एन कंपनी है भैया, ये ए का बिजनेस है, याद है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। अब मैं कुछ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए गिव्स ₹1 लाख टू हिज फ्रेंड बी, और यहां पर मैंने लिखा ए गिव्स ₹1 लाख टू इट्स बिजनेस ए एंड कंपनी। ये ड्राइंग करके रखोगे तो फायदा रहेगा, समझने में आसानी होगी। बना लो ये ड्राइंग, बना लो बना लो, बाद में बहुत फायदा होगा। मतलब जब से आया तब से लिखवा रहे, 1 मिनट शांति नहीं दिए। बकबक करते हुए 20 मिनट हुआ है, 20 मिनट में 1 मिनट शांति नहीं मिला है। तब तो आदत बना लो सर। आज पहले दिन ही बोल दे रहा हूं, पहले दिन कुछ और दिखाऊं, आगे जाके कुछ और दिखाऊं, इससे अच्छा पहले दिन से ही बता दिया जाए। याद रखना, मैंने आपसे 3 से 4 क्लास मांगा है आपके अकाउंट्स का बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो बच्चा ये 3 या 4 क्लास टिक जाएगा मेरे साथ, उसको आगे जाके अकाउंट्स में कभी तकलीफ नहीं है। और अगर ये 3-4 क्लास अगर आप टिक नहीं पाए तो लिख के ले लो, आपको आगे जाके अकाउंट्स में हमेशा तकलीफ आएगा। और यहां पर ये 3 या 4 क्लास में आपके बचपन का बहुत सारा चीज को, मतलब जो आपका ऑलरेडी दिमाग में बैठा हुआ चीज है, ठीक है ना, उसको मैं तोड़ने वाला हूं। ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ ना, उसको मैं तोड़ने वाला हूं। चले बात करें, क्या बोलती पब्लिक, बात करें। चलो देखो, मैं एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला ए गिव्स ₹1 लाख टू हिज फ्रेंड बी। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? तो जब मैं पूछा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो आप अपने मन में 2 क्वेश्चन पूछेंगे। कौन सा 2 कंडीशन है ना? कंडीशन नंबर 1, क्या इट इज एक्सप्रेसेबल इन टर्म्स ऑफ मनी? हाँ भैया, 1 लाख रुपए ये तो एक्सप्रेस हो रहा है, एक कंडीशन पूरा हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोले थे कि इट विल चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। मान ले मैं ए हूं, मैं अपने दोस्त को 1 लाख रुपए दूंगा, तो जरा सोच के बताना, क्या मेरा बिजनेस का एसेट चेंज होगा क्या? नहीं। बिजनेस का लायबिलिटी चेंज हो रहा है क्या? तो बिजनेस तो है ही नहीं पिक्चर में, मैं और मेरा दोस्त, बिजनेस से तो कोई रिलेशन ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ना ही बिजनेस का एसेट चेंज हुआ, ना ही बिजनेस का लायबिलिटी। तो वो वाला कंडीशन फेल हो गया, दैट इट विल चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो 2 में से कितना कंडीशन पूरा हुआ? ए। तो क्या इसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं? नहीं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। बोलो हाँ कि ना? अरे आवाज नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट, ए गिव्स ₹1 लाख टू इट्स बिजनेस ए एन कंपनी। क्या बोला भाई साहब? ए गिव्स ₹1 लाख, मैं ए हूं, मैं 1 लाख दे रहा, किसको दिया? बिजनेस को दिया। पहला बात, क्या ये मनी में एक्सप्रेस किया जा रहा है? हाँ, 1 लाख रुपया। विल इट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस? सोचो, क्या बिजनेस का एसेट और बिजनेस के लायबिलिटी में असर पड़ेगा? हाँ, मैं बिजनेस को पैसे दे रहा हूं, बिजनेस का कैश आएगा, एसेट बढ़ेगा। भैया बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है। तो 2 में से कितना कंडीशन पूरा हो रहा है? दोनों कंडीशन पूरा हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नहीं समझा? आवाज ही नहीं आ रहा है। समझा कि नहीं समझा? समझ गया ना? एक बार फिर से रिकैप करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए क्या बोले? ट्रांजैक्शन विच सैटिस्फाइज बोथ द फॉलोइंग, बोथ वर्ड में बोथ, दोनों, बोथ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी टर्म्ड एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नंबर 1 क्या था? विच चेंजेस द
financial position of business, that is position of assets and liabilities of business. And number two, it can be expressed in terms of money value. मनी में भी एक्सप्रेस किया जाना चाहिए. मैं आगे जाके और एग्जांपल लूंगा, पर पहले एक और चीज बताते हैं, उसके बाद और एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना? लूंगा मैं, अभी खत्म नहीं हुआ, डोंट वरी, मैं एग्जांपल और लूंगा, बट एक और चीज वर्ड सिखा दूं, और वो है फाइनेंशियल इवेंट. भैया इतना थ्योरी कौन पढ़ाता है? पहले दिन मैं पढ़ाता हूं. मैं फिर से वही बोल रहा हूं, अगर आपका ये बेसिक बात अगर क्लैरिटी नहीं होगा तो आगे जाके अकाउंट्स में बहुत दिक्कत होगा. फाइनेंशियल इवेंट लिखा, अब इसमें लिखो फाइनेंशियल इवेंट किसको बोलते हैं? द कॉन्सिक्वेंस of financial transactions at a particular point of time. The consequence of financial transaction at a particular point of time. अच्छा, तुम लोग को इवेंट का, सिर्फ इवेंट का डेफिनेशन सिखाया था, याद है? अभी सिखाया था इवेंट का. वहां क्या लिखवाया था, याद है? जरा घूम के देख लो जरा. द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अच्छा, वहां सिर्फ ट्रांजैक्शन वर्ड यूज हो रहा था, सिर्फ इवेंट के लिए क्या यूज हुआ था? सिर्फ ट्रांजैक्शन. किंतु अब इवेंट नहीं बोल रहा हूं, फाइनेंशियल इवेंट है, तो ट्रांजैक्शन की जगह क्या वर्ड यूज होना चाहिए? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. नहीं समझ रहा मेरा बात? अरे बोलना. तो देख, मैंने डेफिनेशन में क्या चेंज किया था? कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं बोला, क्या वर्ड बोल रहा हूं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. वही बात बोला, देखो घुमा के, बस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल दिया. तो वापस से बोल रहा हूं, फाइनेंशियल इवेंट का मतलब है कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. सारा ट्रांजैक्शन नहीं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो एंड इफेक्ट है, उसका फल स्वरूप लास्ट में जो बच रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इवेंट. जैसे मैं लाइन बोला, बच्चा बोला भैया हम कंफ्यूज हो गए, आपका बात एक ढेला समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बकबक कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? बहुत अच्छा बात है. इसका मतलब अब जो मैं एग्जांपल लूंगा वो तुम बहुत ध्यान से सुनेगा समझने के लिए, तो बड़े ध्यान से समझना. मैं क्या करने वाला हूं, अभी आपके सामने एक मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, आपको सोच के समझ के बस इतना ही बताना है कि आपको क्या लग रहा है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है. मेरा बात समझा? मैं एक स्टेटमेंट रख रहा हूं, जैसे गुड्स परचेज्ड, ये मेरा एग्जांपल 1 है. गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 1 लाख. गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 1 लाख, साथ साथ लिख भी लेना. हाँ, गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 1 लाख. जरा बताओ तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लग रहा है कि फाइनेंशियल इवेंट? पहले ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन सोचो, मैच कर जाए तो ट्रांजैक्शन, नहीं होगा तो शायद इवेंट है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा तुमको. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए दो चीज चाहिए. नंबर 1, मनी में एक्सप्रेस होना चाहिए. दूसरा, इट विल चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस. जब मैं बोल रहा हूं गुड्स परचेज्ड 1 लाख, गुड्स किसका? बिजनेस का बात कर रहा हूं. बिजनेस में मैंने गुड्स खरीदा. क्या खरीदा? गुड्स खरीदा. तो गुड्स खरीदा तो गुड्स आया बिजनेस में, स्टॉक आया होगा और पैसा गया. तो बोलो, क्या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है? हाँ भैया चेंज हो रहा है. क्या मनी में एक्सप्रेस हो पा रहा है ये? हाँ 1 लाख बोले भैया, दोनों कंडीशन पूरा हो गया. इसका मतलब ये मेरा क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. नहीं समझा? दोनों कंडीशन पूरा हो रहा है ना. अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो बिजनेस में गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गया. और क्या मनी वैल्यू में एक्सप्रेस हो रहा है? हाँ 1 लाख रुपए एक्सप्रेस हो रहा है मनी वैल्यू. दोनों कंडीशन पूरा है तो ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. बोलो क्लैरिटी है? सिर्फ ऐसे मुंडी हिलाने से नहीं होता, मुंह से आवाज निकलना चाहिए. अभी फिर से नहीं आया, आवाज नहीं आ रहा है. क्या यहां तक ठीक है? हाँ कि ना? यस सर. अब अगला, गुड्स सोल्ड फॉर 1,50,000. ये जो 1 लाख में माल नहीं खरीदा था, मैंने पूरा का पूरा बेच डाला. कितने में?
1.5 लाख 150 में बेच दिया। जरा सोच के बताओ, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? सोच के, मैंने क्या बोला था पहले, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या? देखो, नहीं होगा तब इवेंट में जाना। हो रहा है, मनी में एक्सप्रेस हो रहा है क्या? ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा था बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज, मतलब एसेट लायबिलिटी चेंज होना चाहिए। जब मैं माल बेच रहा हूं, घर से माल गुड्स जा रहा है और कैश आ रहा है, तो क्या लग रहा है? बिजनेस का एसेट लायबिलिटी चेंज हो रहा है कुछ? हाँ भैया, कैश आ रहा है, एसेट आ रहा है, समझ रहे हैं भैया? तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है। तो दोनों में से कितना कंडीशन पूरा हो गया? तो अगर दोनों पूरा हो गया, इसका मतलब ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हड़बड़ाना नहीं है, पहले दोनों कंडीशन सोचो। बोलो ठीक है। अच्छा, एक बात मेरे मन में आ रहा है, मैंने परचेस किया था 1 लाख का माल और मैंने उसको कितने में बेच दिया? 150 में बेच दिया। ज्यादा में बेचा कि कम में? तो ये जो डिफरेंस 50,000 है, इसको क्या कहलाओगे? इसको बोलते हैं ना प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट। बोलो यस सर कि नो सर? तो समझो, ये परचेस सेल करने के बाद जो प्रॉफिट आया, इट इज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये जो परचेज और सेल का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका एंड इफेक्ट, इसका फल स्वरूप मुझे प्रॉफिट मिलता है। अरे बोलो हाँ कि ना? तो ये फल स्वरूप है, ये कॉन्सिक्वेंस है ट्रांजैक्शंस का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। तो ये जो प्रॉफिट है, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल इवेंट। अच्छा, माल खरीदना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, माल बेचना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, किंतु खरीद और बिक्री में ये जो प्रॉफिट लॉस आएगा, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो वो मेरा क्या बन गया? फाइनेंशियल इवेंट बन गया। कॉन्सिक्वेंस, एंड इफेक्ट। समझ रहे हैं मेरा बात? चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, अब देखें बोल पाओगे क्या, और मुझे लगता नहीं बोल पाओगे। परचेस्ड गुड्स वर्थ ₹2 लाख। बताओ, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? बाकी लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की फाइनेंशियल इवेंट? बच्चा लोग अपना हंस रहा है, बोला क्या बेवकूफ समझे? ऊपर में भी परचेस दिए हैं, नीचे में भी आप परचेस का ट्रांजैक्शन लेके पूछ रहे हैं कि नया एग्जांपल दे रहे हैं। वही घटिया पुराना एग्जांपल है आपका। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक और लेने दो, लिखने दो ना मेरे को, एक और लिखने दो। देखो, गुड्स वर्थ ₹1,50,000 सोल्ड फॉर ₹180। पहला चीज, ये जो 2 लाख का माल था ना, उसमें से मैंने सारा नहीं बेचा। कितना बेचा था? 150 कॉस्ट का माल निकाला और उसको कितने में बेच दिया? 180 में बेच दिया। तो सीधा सीधा बात है, सेल ही ना किए हैं। अरे बोलो ना हाँ। 150 का माल कितने में बेचा? 180 में बेच दिया। तो बताओ, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। जब माल बेचेंगे तो माल जा रहा है और कैश आ रहा है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट हो गया। और क्या मनी वैल्यू में एक्सप्रेस हो रहा है? हाँ भैया, 1,80,000 में बेचे। दोनों कंडीशन पूरा हो गया, मेरा क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अच्छा सुनो ना एक बात, हम लोग जो माल बेचे हैं उसका सेल वैल्यू कितना है? सेल वैल्यू भैया 180 में बेचे। अच्छा, जो माल बेचे हैं उसका कॉस्ट कितना? उसको इंग्लिश में बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल बेचे हैं उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 150। तो भैया इस खरीद बिक्री के चक्कर में घर में 30,000 का क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। अब मेरे को बताओ, ये जो प्रॉफिट आ रहा है मुन्ना, ये तुम्हारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? फाइनेंशियल इवेंट है। क्यों? बिकॉज इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एंड इफेक्ट है। फिर समझ किसका? इतने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है उसका एंड इफेक्ट क्या है? घर में प्रॉफिट आ रहा है। तो ये मेरा फाइनेंशियल इवेंट है। समझ रहे मेरा बात? अच्छा, आपने ध्यान नहीं दिया पर मैं भी ध्यान दिलाता हूं आपका। हमने इस साल परचेस किया था टोटल कितने कॉस्ट का माल? 2 लाख। कॉस्ट है, कॉस्ट का माल, ठीक है ना? इसमें से कितने कॉस्ट का माल बेच दिया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। समझ रहे मेरा बात? 150 कॉस्ट का माल बेच दिया। 2 लाख का माल खरीदे थे, 150 का माल बेच दिए। कितना बच गया? 50,000 का माल बच गया होगा मेरे पास। अरे बोलो,
अच्छा 50,000 सोल्ड है कि अनसोल्ड? अनसोल्ड है ना, अनसोल्ड गुड्स है। और तुमको याद है तुम लोग बचपन में जो लास्ट में माल बच जाता था उसको क्या बोलता था? क्लोजिंग स्टॉक ही तो बोलता था भाई। अनसोल्ड स्टॉक मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरा क्वेश्चन है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक 50,000 बच गया ना लास्ट में एंड में जाके, ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? फाइनेंशियल इवेंट, बिकॉज इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हमने जो माल परचेज किया और हमने जो माल सेल किया, एज अ कॉन्सिक्वेंस 50,000 का माल बच गया ना, इसीलिए ये हमारा क्या है? फाइनेंशियल इवेंट है। अच्छा अच्छा, मतलब लास्ट में जो भी बैलेंस बच जाता है भैया वो तो कॉन्सिक्वेंस ही कहलाएगा, एंड इफेक्ट कहलाएगा। तो इसका मतलब वो आपका फाइनेंशियल इवेंट है। मतलब माल खरीदना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, माल बेचना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बेच के प्रॉफिट लॉस आ रहा है फाइनेंशियल इवेंट है, और उसके बाद लास्ट में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो भी फाइनेंशियल इवेंट है। नहीं समझ रहा है? मैं एग्जांपल लेके और भी चलता हूं। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें क्या है। यहां तक लिख लिया सब? किसी बच्चे के लिए मेरे को रुकना है तो बोलो, लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से, आपको जब भी लगे ना कि मेरे को रुकना है, मेरे को बता दे कि भाई रुकना है, नहीं तो मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आप लिख लिए। भले आप ज्यादा अज्यूम मत किया करिए, हम लोग से पूछ लिया करिए। नहीं, 2-4 दिन में तुमको भी हैबिट हो जाए कि साथ साथ लिखते चलना है। हो गया? जल्दी लिखो। धीरे 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 करके अपने को अपना राइटिंग स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। अब देखेंगे मैं बहुत थोड़ा तेज लिखवाऊंगा आप लोगों को, मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग का जो पेपर आता है काफी लेंदी आता है, और अगर आपका हाथ का लिखने का स्पीड अगर तेज नहीं होगा तो पेपर कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। आपको नहीं घबराना है, ये मेरा दायित्व है कि मैं आपका स्पीड बढ़ा दूं, और ये एक प्रोसेस है, एक दिन में तो होगा नहीं। तो आप जितने भी क्लासेस करोगे धीरे धीरे देखोगे आपका स्पीड बढ़ेगा, वो मैं बढ़वा दूंगा, वो टेंशन नहीं लेना है, बटन मेरे पास है। लिख लिया यहां तक? अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। मिस्टर ए ब्रॉट ₹1 lakh into business। पढ़ो पढ़ो। मिस्टर ए को पहचान लिया ना? अरे भैया अपना मालिक, मालिक मिस्टर ए, उसने बिजनेस में 1 लाख रुपया लाया, मतलब कैपिटल लाया, ऐसे बोले चलेगा? तुम लोग समझता है इतना बात? मालिक जो पैसा लाता है धंधा में, बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो मालिक कैपिटल लाया। मेरे को बोलो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? हाँ ट्रांजैक्शन है। क्यों? सोचो, क्या ये मनी में एक्सप्रेस हो रहा है? हाँ। इसके वजह से क्या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा, एसेट लायबिलिटी? हाँ, मालिक बिजनेस में पैसा ला रहा है तो बिजनेस में कैश आ रहा है, एसेट बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? हाँ भैया, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एकदम सही है। अच्छा बोल, तो मान ले ये मेरा पहला ट्रांजैक्शन हुआ, इसके बाद मेरे घर में कैश बैलेंस कितना, आई मीन बिजनेस में कैश बैलेंस कितना हो? मान ले एक ही ट्रांजैक्शन हुआ, 1 लाख होगा, मालिक 1 लाख लाया। अब मैं बोल रहा हूं अगला ट्रांजैक्शन, फर्नीचर परचेज्ड ₹20,000। बिजनेस में अब क्या हुआ, जो मालिक है 20,000 रुपया निकाला और बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद के लाया। पहला क्वेश्चन, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? ट्रांजैक्शन। अब समझ में आ रहा है? फर्नीचर आएगा, कैश जाएगा, तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है। क्या मनी में एक्सप्रेस हो रहा है? हाँ भैया 20,000, तो ये मेरा क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक बात सोचो, मान लो पूरे साल में बस यही ट्रांजैक्शन हुआ, समझ रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ईयर के एंड में मेरा कैश बैलेंस कितना बचे? तो तुम समझ रहे हैं, 1 लाख रुपया घर में आया था, बोलो हाँ, और 20,000 रुपया घर से चला गया, तो मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना बच रहा है? 80,000 ईयर एंड में। अरे बोलो, मेरा क्वेश्चन है, ये जो 80,000 कैश बैलेंस बच रहा है ना, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? फाइनेंशियल
because as a consequence of all this transaction I have a cash balance of 80,000. इंग्लिश बोल रहा हूं, तकलीफ तो नहीं हो रहा है? ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इसका फल स्वरूप मेरे पास कैश में बैलेंस बच रहा है लास्ट में, तो जो भी बैलेंस बच रहा है वो मेरा क्या है? फाइनेंशियल इवेंट. अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा ट्रांजैक्शन इवेंट. भैया एक बात बताइए, तो हम ठीक समझ रहे हैं क्या? ऐसे तो जितना भी अकाउंट होता है लास्ट में जाके उसका कोई बैलेंस बचेगा, तो जो बैलेंस बचा हुआ रहेगा तो इसका मतलब वो फाइनेंशियल इवेंट ही तो हो गया. एकदम सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो. जैसे मान लीजिए एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, ईयर के एंड में उसका भी एक बैलेंस बचेगा, तो जो बैलेंस बचा हुआ वो क्या है? फाइनेंशियल इवेंट है. स्टॉक में जो बैलेंस बचा था, क्लोजिंग स्टॉक, फाइनेंशियल इवेंट है. कैश में जो बैलेंस बचा वो फाइनेंशियल इवेंट है. बैंक में जो बैलेंस बचेगा फाइनेंशियल इवेंट है. डेटर में बैलेंस बचेगा फाइनेंशियल इवेंट है. भैया एक बात जरा बताइए, बचपन में मैं थोड़ा सा अकाउंट्स पढ़ रखा हूं, हम लोग बैलेंस शीट बनाते, सुना है बैलेंस शीट? सबको पढ़ा हुआ है ना सब बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में इस साइड में सब एसेट ठूसते थे, इस साइड में सब. और जरा ध्यान से सोचो, बैलेंस शीट में आप इस साइड में सारे एसेट का क्लोजिंग बैलेंस ही तो लिखते थे, लाइबिलिटी में भी सारे लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस ही तो लिखते थे. और क्लोजिंग बैलेंस अभी अभी आपने बताया ये सारा का सारा क्या होता है? फाइनेंशियल इवेंट. मतलब क्या आप समझ रहे हो, बैलेंस शीट के अंदर हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं दिखाते. हाँ, बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं? क्लिक करना चाहिए, फाइनेंशियल इवेंट. तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इवेंट? क्योंकि इवेंट जो क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है वही ना दिखा रहे हो, और क्लोजिंग बैलेंस जो बच रहा है कॉन्सिक्वेंस है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? फाइनेंशियल इवेंट. तो बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड होता है? फाइनेंशियल इवेंट्स. तो हेंस कैन आई से बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इवेंट. मतलब आपको कभी भी कोई बैलेंस शीट का एक आइटम उठा के पूछा, बताओ ये ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है, तो क्या बोलोगे? फाइनेंशियल इवेंट है. आसान तरीका सोचने का, समझने का. अरे बोलो हाँ कि ना. तो जब मैं आपसे कैश बैलेंस पूछ रहा था, बैलेंस शीट में आता है? हाँ, फाइनेंशियल इवेंट है. क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आता है क्या? हाँ, फाइनेंशियल इवेंट है. प्रॉफिट बैलेंस शीट में आता है क्या? हाँ आता है. कहां बोलो तो? कैपिटल के साथ जोड़ के. हाँ, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के साथ जुड़ के आता है. याद करो बचपन में करते थे, नेट प्रॉफिट आता था, उसको बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके ऐड कर देते थे, तो बैलेंस शीट में आ गया ना प्रॉफिट. अरे बोलो ना, इसीलिए फाइनेंशियल इवेंट है. सोच पा रहे हो मैं क्या विजुअलाइज कराना चाह रहा हूं आपको? आप अगर विजुअलाइज करना चालू कर दिए तब तो बहुत मजा आ जाएगा. तो मैं एक यहां पर छोटा सा नोट अगर लिखूं तो चलेगा क्या? दैट इज बैलेंस शीट इज a balance sheet is a statement of financial event. नहीं समझ में आया? लिखो. और लिखा ये लाइन? ओह गुड. मैं तो बोला ही हूं, मैं जो बोलता हूं डेफिनेटली लिखवाता हूं. ये लाइन रट लो. यहां तक ठीक है? एक बार अभी तक देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया. हम भूल गए एक्चुअली क्या क्या पढ़े अभी तक. ठीक है ना? क्योंकि मैंने बोला ना क्लास में सब याद हो जाना चाहिए, घर जाके मेहनत करने का हिम्मत नहीं है. बहुत काम है जिंदगी में. व्हाट्सएप देखना है, फेसबुक देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, उससे मिलने जाना है मेट्रो के बाहर. समझ रहे हैं ना? हाँ, बहुत काम होता है जिंदगी में. सिर्फ पढ़ाई है क्या? हाँ तो चलो जरा सा रिकैप करते हैं. नंबर 1 क्या पढ़ा? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. देख हम जब भी बिजनेस करेंगे तो वी हैव टू डू कम्युनिकेशन. किसके साथ? आउटसाइडर के साथ. और कम्युनिकेशन आउटसाइडर के साथ करने के लिए क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए. और उस लैंग्वेज का नाम क्या है? अकाउंटिंग. अच्छा, फिर मैंने डेफिनेशन पढ़ाया अकाउंटिंग का. क्या बोले? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग किसका होगा? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू कम्युनिकेट द बिजनेस रिजल्ट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर मैंने बताया ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन. क्या बोले? परफॉर्मेंस ऑफ एनी act or any agreement or any business is known as transaction. फिर मैंने बताया event, the consequence of a single transaction or a group of transaction at a particular point of time. यहां तक एकदम क्लियर चल रहा है? चौथा मैंने पढ़ाया आपको, सॉरी चौथा बोल रहा हूं, पांचवा financial transaction. Transactions which satisfies both the following conditions will be termed as फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. कौन कौन सा कंडीशन? नंबर 1
It will change the financial position of business, that is position of assets and liabilities of business. And number two, it can be expressed in terms of money value. दोनों कंडीशन पूरा हुआ तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक भी नहीं हुआ तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ ट्रांजैक्शन बोल सकते हो। अच्छा, फिर हमने पढ़ा फाइनेंशियल इवेंट। क्या बोला फाइनेंशियल इवेंट? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, किसका कॉन्सिक्वेंस? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहां तक ठीक है? अब एक बच्चा पूछ पड़ा मेरे से, बोलो भैया हम गौर कर रहे हैं, आप बार बार एक वर्ड लिख रहे हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्या होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? अच्छा, ये भी मतलब छोड़ोगे नहीं, ये भी पूछोगे? बोलो ऑब्वियसली जब डेप्थ में पढ़ा रहे तो पूरा बताइए। ये जो लिख रहे हैं ना एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है एट ईयर एंड। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? ईयर एंड। सोचो ना, हम लोग जो भी बैलेंस निकालते हैं कोई भी अकाउंट का, कब निकालते हैं? ईयर के एंड में। क्लोजिंग स्टॉक कब निकलता है? ईयर के एंड में। कैश का क्लोजिंग बैलेंस कब निकलता है? ईयर के एंड में। तो इसलिए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? ईयर के एंड में। प्रॉफिट लॉस बिजनेस का कब निकालते हो? ईयर के एंड में। समझ रहे हो मेरा बात? तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है ईयर एंड। बोलो यहां तक समझ में आया? अच्छा, मैं हटाऊं यहां से थोड़ा सा। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 तक लिखा था, अब पॉइंट नंबर 7 लिखो, और वो वर्ड है बिजनेस रिजल्ट। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे जो हम लोग अकाउंटिंग का लिखा है तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है बिजनेस रिजल्ट। बच्चे, बिजनेस रिजल्ट दो तरह का होता है। कितना तरह का? दो तरह का। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। एक तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस और एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। भैया ये बताना, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब हो गया बिजनेस का एसेट और लाइबिलिटी। किसका बात कर रहे हैं? एसेट एंड लाइबिलिटी। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब हो गया प्रॉफिट और लॉस। नहीं समझा? जब भी हम लोग बोलते हैं ना बिजनेस का रिजल्ट बताओ, तो दो ही बात का हम लोग बात करते हैं, या तो फाइनेंशियल पोजीशन का बात कर रहे होंगे या तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कि बिजनेस का पोजीशन कैसा है। तो हम किसका बात कर रहे हैं? एसेट और लाइबिलिटी का। दूसरा है परफॉर्मेंस। हम बोलते हैं ना इसका परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब क्या, अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है आदमी, आदमी के हिसाब से बोले तो बिजनेस अच्छा खराब कब पता चलता है? प्रॉफिट लॉस देख के भाई कमा रहा है तो अच्छा कर रहा है, लॉस कर रहा है तो खराब है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वर्ड का मतलब क्या बात कर रहे हैं लोग? प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। तो रिजल्ट दो तरह का होता है, नंबर 1 फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट लाइबिलिटी, और दूसरा होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। याद रहेगा इतना बात? अच्छा, अगला लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वर्ड तो बचपन में भी सुना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हो, जानता है तुम लोग? बोलना, सही बोल रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं? हाँ, और हाँ हाँ, तो भैया वो फाइनल अकाउंट्स का बात कर रहे हैं क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ वही। तो जो तुम लोग बचपन बनाता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप लोग दो नाम बोले मेरे को भी, एक बैलेंस शीट बोला, एक ट्रेडिंग पीएल बोला, पर होता है चार। चार होता है। कितना होता है? चार। ध्यान से सुना, एक होता है बैलेंस शीट, दूसरा आपने बोला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, नाम सुना होगा शायद, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और चौथा होता है नोट्स टू अकाउंट्स। क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट्स। तो कभी आपसे कोई पूछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब चार चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। चार चीज को मिला के क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अलग अलग नहीं, मिला के क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या चीज आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। फिर से बोल, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल,
कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। अगर मैं बोलूं ना तेरा बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे तो जब मैं तुमसे बोल रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे, तो मैं तुमसे क्या मांग रहा हूं? 4 चीज मांग रहा हूं, एक चीज नहीं मांग रहे हैं। एक वर्ड है पर मांग कितना चीज रहे हैं? 4। नंबर 1 क्या मांग रहे हैं? बैलेंस शीट। नंबर 2 ट्रेडिंग एंड पीएल। नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नंबर 4 नोट्स टू अकाउंट। अब एक एक करके समझते हैं। पहला मैंने लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला चीज क्या आता है? बैलेंस शीट। ठीक बोल रहा हूं ना? अच्छा, बैलेंस शीट अगर कभी देखा है तो बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? वाह 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 वाह, ताली मारना चाहिए तुम्हारे लिए। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? तुम लोग कोई देखा है तो आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो ऐसे बोल सकता हूं बैलेंस शीट हमको एसेट लाइबिलिटी दिखाता है। अच्छा सुनना, अब तुम लोग तो थोड़ा बड़ा हो गया है, एसेट लाइबिलिटी के लिए कोई धांसू वर्ड बता, कोई नया वर्ड सीखा हो तो बता अभी। हाँ जोर से बोल। हाँ, पोजीशन। तो बैलेंस शीट क्या दिखाता है? तो इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। थोड़ा स्टाइल से बोले ना अब भाई, अब लगना चाहिए ना पढ़े लिखे इंसान है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे एसेट लाइबिलिटी, थोड़ा स्टाइल में बोलेंगे आपसे। तो क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट क्या दिखाता है? इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। या ऐसे बोल सकते हैं इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एक ही बात है, इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। जैसे मैं फाइनेंशियल पोजीशन बोला, दिमाग का घंटी बज जाना चाहिए, मैं किसका बात कर रहा हूं? एसेट लाइबिलिटी। बात समझ में आ रहा है? दूसरा, फिर तुमने बोला भैया दूसरा हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, ट्रेडिंग पीएल से लास्ट में बन के क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट लॉस। हमको प्रॉफिट लॉस बोलने का मन नहीं है, कोई अच्छा वर्ड बता। देखना देखना स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा, अभी सीखा है, गजनी है क्या? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ट्रेडिंग पीएल से क्या मिलता है? तो आंसर है इट शोज द फाइनेंशियल क्या? परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। तो जैसे ही आपको वर्ड सुनाई दिया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपका दिमाग का घंटी बज जाना चाहिए, मतलब किसका बात हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। समझ रहा है ना? अब थोड़ा अकाउंटिंग लैंग्वेज में सोचना से, हम क्या बोले थे? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो हमें अब इस लैंग्वेज को समझना है, ठीक है ना, जिससे सबसे हम बात कर सकें इस लैंग्वेज में। अच्छा, तीसरा एक और एक चीज बोला था, क्या बोलते हो? क्या बनता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या दिखता है? बनाया कभी बचपन में? हाँ, कुछ बच्चा लोग आईएससी बोर्ड में है ना, शायद आईसीएससी में डब्ल्यू भी आ गया। ओहो, वेस्ट बंगाल में आ गया, पहले नहीं था शायद, अभी आया ना नया नया। 2-3 साल से नहीं, हम जब बच्चे थे तब मेरे टाइम में नहीं था, हम भी डब्ल्यू में पढ़े थे, तो मेरे टाइम पे तो नहीं था। चल कोई बात नहीं, आ गया तो अच्छा बात है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या दिखता है? अच्छा नहीं लगा? ठीक से ऐसे नहीं था, सिंपल बोलना, चीजों को कोशिश करो सिंप्लीफाई करने का। हाँ देख, नाम आ गया, नाम से समझना। कैश का फ्लो दिखाता है, मतलब ऐसे बोलो कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने को कैश का मूवमेंट दिखाता है। एक तो कैश का इनफ्लो दिखाता है, मतलब कहां कहां से कैश आया, और एक क्या दिखाता है? कैश का आउटफ्लो, कहां कहां कैश गया। तो मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या? इट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश। अरे बोलना, इट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश, दैट इज कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या? इट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश, दैट इज कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। अच्छा, चौथा क्या बोला आपने? नोट्स टू अकाउंट्स। भैया आपने बोला नोट्स टू अकाउंट्स, भाई ये तो हमने कभी नहीं सुना। सुना है क्या? नहीं, तो एक तो लाइन लिखो पहले, सुना है क्या होता है बता। मतलब भैया सुना है, ये नहीं बोले कि हमको पता है क्या होता है, नाम सुने हैं,
पता है कुछ? उसको वहां जाके भैया अपने दिखाते थे बचपन में, है ना, वही वही, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। ठीक सुना है, मतलब मैं आपको साधारण भाषा में बताता हूं। लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। अब ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं, साधारण भाषा में कोशिश कर रहा हूं समझाने। हो सकता है अभी इतना डिटेल में ना समझ में आए, पर घबराइएगा मत। नोट्स टू अकाउंट्स आपको इन डिटेल सीखने का मौका मिलेगा फाइनल लेवल में जाके। कब भैया? फाइनल। अभी नहीं मौका मिलेगा, डोंट वरी, फाइनल लेवल में मिलेगा पक्का से। मैं आऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा पूरा। नोट्स टू अकाउंट्स कुछ नहीं है, अगर साधारण भाषा में बोले तो जो जो चीज आपने अपने फाइनल अकाउंट्स में दिखाया है ना, उसका वर्किंग नोट्स वहां दिखा देते हैं, उसके बारे में डिटेल में वहां पर लिख के दिखाते हैं कि वो फिगर आया ही कहां से। मतलब बैलेंस शीट में आपने लिखा मेरा फिक्स एसेट 5 करोड़ रुपया, सिर्फ 5 करोड़ तो लिख दे तुम फिक्स एसेट, किंतु फिक्स एसेट के अंदर क्या क्या है और कितना कितना रुपया का है वो कहां दिखाते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। तो मैंने इसलिए वर्ड लिखा डिस्क्लोजर पॉलिसी के तहत बनाया जाए। किस पॉलिसी के तहत? मतलब जो भी चीज मेरे को डिस्क्लोज करना है, दिखाना है, बताना है, जो कि फाइनल अकाउंट्स में दिखाई नहीं दे रहा, अगर मैं बता दूं तो बेटर होगा, तो वो कहां दिखाया जाता है? नोट्स टू अकाउंट्स में। अभी आपको इतना डिटेल नहीं जानना, अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या जाता है? 4 चीज। नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 ट्रेडिंग एंड पीएल, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड नंबर 4 नोट्स टू अकाउंट्स। ये 4 चीज है। अच्छा, अगला पॉइंट नंबर 9। हाँ, 8 के बाद 9 आता है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम वो 4 के बाद 5 सोच रही होगी। हम मेन पॉइंट का बात कर रहे हैं। हाँ, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वर्ड भी अपने डेफिनेशन में था, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ। एक नाम से समझिए, यूजर बोल रहे हो, किसका यूजर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज कौन करता है? बना तो लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम लोग, कोई यूज ही नहीं करेगा तो क्या करेगा? डस्टबिन फेंक देगा बना के? नहीं, तो यूजर कौन है? तो अगर थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ोगे तो बोलता है कि जो यूजर होता है ना, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 2 प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल यूजर। कौन है भाई? इंटरनल। तो दूसरा कौन होगा? खुद बोलो। एक्सटर्नल यूजर। ऐसे ही ऐसे बना के लिखो, एक तो होता है इंटरनल यूजर और एक क्या होता है? एक्सटर्नल यूजर। एक इंटरनल यूजर और एक एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होता है? तो आंसर है वन हु मैनेजेस द बिजनेस। क्या बोला सर? वन हु मैनेजेस द बिजनेस, उनको बोलते हैं हम लोग इंटरनल यूजर। जो बिजनेस को मैनेज करता है, जो बिजनेस को क्या करता है भाई साहब? मैनेज करता है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, अभी एक बच्चा फट से आवाज देके बोला, तो इसका मतलब भैया ओनर का बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो कि मालिक बिजनेस मैनेज करता है, तो मालिक कौन है? इंटरनल यूजर की एक्सटर्नल यूजर? इंटरनल यूजर। या ओनर मतलब समझे नहीं, मैं वो भी समझाता हूं। मान लो आप बात करो सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर कौन होता है? मालिक कौन होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप समझता है ना, सिंगल ओनर। हाँ, तो सीधा बात है, जो प्रोप्राइटर है वही तो मालिक है। अच्छा बताओ, तो पार्टनरशिप के केस में ओनर कौन है? पार्टनरशिप में पार्टनर। अच्छा बताओ, कंपनी के केस में ओनर कौन है? शेयर होल्डर। डायरेक्टर मत बोल देना, शेयर होल्डर। दे आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। अरे बोलो ना, ओनर है तो मतलब मैनेज करेगा, मैनेज करेगा मतलब इंटरनल यूजर है। दूसरा, एक तो आपने बोला ओनर, और दूसरा एग्जांपल है मैनेजर एंड डायरेक्टर। मैनेजर सुना? मैनेजर, अगर मैं आज अपने बिजनेस में एक मैनेजर रखूं, किसके लिए रखूंगा? झाड़ू पोछा करने के लिए?
कि घर से भैया ग्वाला से दूध लाके देगा। बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो समझो वो भी मैनेज कर रहा है ना, तो वो भी कौन हो गया, इंटरनल यूजर। ऐसे ही होता है कंपनीज के केस में डायरेक्टर होता है, अगर आप सुना होगा। डायरेक्टर का भी काम क्या है, बिजनेस को मैनेज करना, चलाना। तो वो लोग भी क्या हो गए, इंटरनल यूजर। किंतु मजा का बात देखो, ये जो मैनेजर और डायरेक्टर होता है ना, है तो ये लोग हम लोग का एम्प्लॉय, बिजनेस के भी। हम लोग का मतलब मैं बिजनेस का बात कर रहा हूं। मेरे बिजनेस में एक मैनेजर है, एक डायरेक्टर है, तो ये लोग मेरा बिजनेस का क्या है, कर्मचारी तो है हिसाब से, एम्प्लॉय ना है। किंतु एम्प्लॉय होते हुए भी ये लोग इंटरनल यूजर है। क्यों, रीजन क्या, बिकॉज दे मैनेज द बिजनेस। तो इंटरनल यूजर सिर्फ ओनर मत चिल्लाया कर। तो इंटरनल यूजर का सही डेफिनेशन क्या है, वन हु मैनेजेस द बिजनेस। तो मैनेज कौन करता है, ओनर होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में पार्टनर, कंपनी में शेयर होल्डर। और कौन बोला, मैनेजर डायरेक्टर। मैनेजर डायरेक्टर एम्प्लॉय है पर फिर भी इंटरनल यूजर है। क्यों, बिकॉज दे मैनेज द बिजनेस। बोलो क्या मैं इतना दूर समझा पाया आपको। तो भैया तो ये भी बताओ कि एक्सटर्नल यूजर कौन है। तो सीधा बात है, जो इंटरनल यूजर नहीं है ना, वो कौन है, एक्सटर्नल यूजर। हाँ यही डेफिनेशन है। अगर तुम पढ़ेगा बुक में, वहां लिखा है अदर देन इंटरनल यूजर। क्या बोला भाई साहब, अदर देन इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर को छोड़ के बाकी जितने लोग बच गए तुम्हारे जिंदगी में, वो सब कौन है, एक्सटर्नल यूजर। भैया 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 एग्जांपल दीजिए। जैसे कि तुम्हारे गुड्स का सप्लायर, सोच के देखो, सप्लायर क्या वो इंटरनल यूजर है, तो वो एक्सटर्नल यूजर है। तुम्हारे बिजनेस का कस्टमर कौन है, एक्सटर्नल यूजर। बैंक जिससे तुमने लोन लिया है वो कौन है तुम्हारा, एक्सटर्नल यूजर। गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट। अच्छा मैं जानबूझ के ब्राउन से लिख रहा हूं जिससे आप समझ पाए, ठीक है ना, वो नहीं तो मिक्स हो जाएगा। और कौन हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है। एम्प्लॉय नहीं हो सकता, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय भी तो कौन है, एक्सटर्नल यूजर। अच्छा एम्प्लॉय क्या इंटरनल यूजर है, नहीं। हाँ दो एम्प्लॉय इंटरनल यूजर होता है, कौन, मैनेजर डायरेक्टर। तो हमको ऐसे बोलना चाहिए, अदर देन एम्प्लॉय, अदर देन मैनेजर एंड डायरेक्टर। मेरा बात पकड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। मैं जो ये एम्प्लॉय का बात कर रहा हूं, इट इज अदर देन मैनेजर एंड डायरेक्टर। लिख लेना, एम्प्लॉय के ब्रैकेट में लिखो अदर देन मैनेजर एंड डायरेक्टर। लिखो लिखो, अदर देन मैनेजर एंड डायरेक्टर, अदर देन मैनेजर एंड डायरेक्टर। 6 इन्वेस्टर। ऐसे लिस्ट लिखते ही जाएंगे, खत्म नहीं होगा। दो भैया एक बात बताइए, आप बोल रहे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, हाँ एक्सटर्नल यूजर मतलब, यूजर मतलब ये लोग अपना बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करेगा ना, हाँ। तो भैया ये बताइए, सप्लायर मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों यूज करेगा, वो तुम्हारा सप्लायर है ना, हाँ। तुमको उधारी देगा कि नहीं देगा, तो माल खरीदेगा तो। क्यों, तुम उसका क्या लगता है, चाचा लगता है कि ताऊ लगता है जो उधारी दे देगा। वो उधारी देखने से पहले तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के देखेगा कि तुम उधार देने लायक है भी कि नहीं है। मेरा बात समझ में आ रहा है। अगर तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के लग रहा है कि तुम्हारा कंडीशन अच्छा है, तो तुमको लोग उधार देंगे। अगर दिखाई दे रहा है तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि तुम्हारा लुटिया डूब गया, तो वो कौन उधार देगा। अमीर आदमी को मिलता है पैसा, गरीब आदमी को मिलता है क्या, नहीं। तो इसीलिए देखेगा, सप्लायर देखता है। एक कस्टमर देखेगा, हाँ कस्टमर भी देखेगा। कस्टमर भी तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता है कि तुमसे माल लेना अच्छा है कि नहीं है। क्योंकि तुम्हारा अगर सेल ज्यादा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसको देख के समझ में, अरे बहुत लोग इससे खरीदते हैं भाई माल, मतलब अच्छा देता होगा तभी लोग खरीद रहे हैं, तो वो लोग यूज करता है। अच्छा बैंक यूज करेगा, बैंक से मैं क्या ले रहा हूँ, लोन ले रहा हूँ। तो बैंक ये देखना चाहता है कि तुम लोन देने लायक है भी कि नहीं, और लायक है तो कितना लायक है। नहीं समझा, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ लोन मिलता है क्या, कोई 1 करोड़ लेता है, कोई 1000 करोड़ लेता है। अगर आज के दिन में मान लो मैं जाऊंगा बैंक को, बोलूंगा मेरे को 1000 करोड़ का लोन दीजिए, क्या करेगा पता है, 2 आदमी बुला के धक्का मार के बाहर फेंक देगा मेरे को, बोलेगा मैं चेहरा दिखा है क्या। और यही सोच के देख, अगर मुक्कू भाई को पहचानता है, मुकेश अंबानी, आगे से मुक्कू भाई बोले तो समझ जाना। अगर मुकेश अंबानी जाके किसी बैंक में बोलता है 1000 करोड़ दीजिए, बैंक बोलेगा 2000 लेके चाहिए। सर क्या 1000 मांग रहे, 2000 लेके चाहिए। समझ रहा है क्या, क्या देखता है वो लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के बोलता है ये सब चीज। ऐसे ही मैंने बोला गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, हाँ क्यों, टैक्स तुमसे टैक्स लूटेगा, सॉरी लेगा ना। अच्छा, उसके बाद क्या बोला, एम्प्लॉय, अदर देन, किंतु क्या बोला मैंने, मैनेजर एंड डायरेक्टर। भैया एक बात बताइए, एम्प्लॉय फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, क्यों, वो इसलिए देखता है कि तुम उसको सैलरी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अगर तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है तो उसको समझ में आएगा भाई सैलरी मिलने वाला है, मिल जाएगा मेरे को, मैं यहाँ कंटिन्यू करूंगा। किंतु अगर किसी का आर्थिक स्थिति कंपनी का खराब हो जाए और एम्प्लॉय को दिख जाए कि अगले महीने मेरे को सैलरी नहीं मिल सकता, जो कंपनी का अवस्था है, तो क्या डिसीजन लेगा, छोड़ने का डिसीजन लेके भागता है। वो लोग भी देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बोला, देखो एक और एग्जांपल, इन्वेस्टर। अब मान लो तुमको किसी कंपनी में पैसा लगाना है, ऐसे ही लगा दोगे क्या, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, अच्छा होगा तो लगाओगे, नहीं अच्छा होगा तो नहीं लगाओगे। तो वही बात है, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो बात समझ में है। हाँ, अब तुम्हारा सवाल पूछो। दे मैनेज द बिजनेस। नहीं, मैनेज मतलब जो बिजनेस चलाता है, वर्ड पे ध्यान देना, जो बिजनेस चलाता है, ठीक है। अगर आप बोलोगे मेरे लिए यहाँ पर कि अभिमन्यु अग्रवाल क्लासेस क्या सर आप चलाते हैं, मैं चलाता हूँ, ठीक है ना। किंतु आप जरा से सोचो, बाहर राजदा बैठे, क्या वो मेरा बिजनेस चलाते हैं, नहीं। He is one of the staff who helps in running the business, but he is not running the business. Try and understand. तो इसका मतलब वो मेरे एम्प्लॉय है, वो मेरे एक्सटर्नल यूजर हो गए, इंटरनल यूजर नहीं। इंटरनल मतलब वन हु मैनेज द बिजनेस, दोज हु आर द डिसीजन मेकर्स। वर्ड पे ध्यान देना, दोज हु आर द डिसीजन मेकर। यहां डिसीजन लेना है, मैनेजर ले सकता है, डायरेक्टर ले सकता है, किंतु राजादा ले सकते हैं, ये समझा। बोलो क्लियर हो गया। अच्छा, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया। एक और वर्ड मुझे सिखाना है, दैट इज रिकॉर्डिंग। अगर एक मजा का बात बताऊं, आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं भी वो पहला डेफिनेशन का ही समझाने का कोशिश कर रहा हूं। देखो यहां पर बहुत सारा वर्ड का मतलब सीख लिए थे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, वो मतलब नहीं समझा अभी तक। ट्रांजैक्शन इन इवेंट्स बता दिया। फाइनेंशियल नेचर मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल इवेंट। टू कम्युनिकेट द बिजनेस रिजल्ट, बिजनेस रिजल्ट वर्ड समझाया मैंने। टू द यूजर का मतलब समझा दिया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझा दिया। एक वर्ड बाकी है, क्या चीज, रिकॉर्डिंग। मैं ये समझा देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुमको बताया था पहले, वही क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना, घबराए नहीं। रिकॉर्डिंग लिखिए मेरे साथ, ट्रांजैक्शन एंड events are recorded in, complete करो स्टेटमेंट, transactions and events are recorded in, transactions and events are recorded in, कहां रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन इवेंट्स, ठीक बोल रहा है, आ रहा है मुंह में वर्ड ब ब ब करके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सुना नहीं बचपन में कभी, जितना भी ट्रांजैक्शन है और इवेंट्स हैं, हम लोग अकाउंट्स में कहां रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड होता है सब कुछ। अच्छा एक बात बता, जो बुक्स है, थोड़ा ऐसे बोलता हूं, बुक्स बिजनेस में जो तुम लोग बचपन से कर रहा अकाउंट्स, बता दो कितना ठो बुक्स होता है बिजनेस में, कितना बुक्स मेंटेन करते हैं, पता है किंतु नहीं भी पता है। बिजनेस में सिर्फ 2 ही बुक मेंटेन होता है, पहला है जर्नल बुक, एक किताब है जिसका नाम क्या है, जर्नल, और एक किताब मेंटेन होता है जिसका नाम क्या है, लेजर। तो बिजनेस में 2 ही बुक, बचपन से चिल्लाते आता है ना, हर आंसर में लिखता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब ही नहीं पता। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, जर्नल और लेजर, बस 2 ही चीज है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये दोनों किताब है, किताब। जर्नल एक अलग बुक होता है, लेजर एक अलग बुक होता है, समझ रहे हैं। जो जर्नल है, जर्नल में होता है बच्चे रिकॉर्डिंग। कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट आपको पता ही है ना, सबसे पहले कहां डालते हैं, जर्नल में। तो जर्नल में जब डालते हैं उसको बोलते हैं रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग। और उसके बाद लेजर में जब जाता है उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना। लेजर में जो जाता है, लेजर पोस्टिंग करते हो तुम लोग, वर्ड याद दिला रहा हूं, लेजर पोस्टिंग।
उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन का। क्या करना भैया? क्लासिफिकेशन का। जो जर्नल है ना, इट इज योर फर्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस। जर्नल क्या है भैया? फर्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस। और लेजर है आपका सेकंड अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है जर्नल, और उसका दूसरा स्टेप कौन सा है? लेजर। समझ रहे हैं? अच्छा, एक एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं। आपने ये जर्नल बनाया और आपने ये लेजर बनाया। ये जर्नल और लेजर को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। वर्ड सुना होगा बचपन में, बुक कीपिंग। क्यों बुक कीपिंग बोलते हैं? देखो समझो, वर्ड क्या है? बुक कीपिंग। जरा विजुअलाइज करो, मैं अपने पास ये किताब रख के रखा हूं। कौन सा किताब? जर्नल और लेजर। तो जर्नल और लेजर को संभाल के रखने को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। तो जब आप जर्नल लेजर बनाए हो ना, तो इसका मतलब आपने क्या काम किया? बुक कीपिंग का काम किया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जर्नल और लेजर जो बनता है, इट इज कॉल्ड क्या? बुक कीपिंग। चीजों को समझो प्रैक्टिकली, ये बुक कीपिंग है। और तुमको पता है ये जो बुक कीपिंग है ना, इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यहीं से स्टार्ट होता है। तो लिख लो, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग चालू कहां से होता है? बुक कीपिंग से। और जर्नल से चालू होता है ना, जर्नल लेजर। तो ये पहला कदम है। अच्छा, वापस से मैं एक बार रिकैप करवा दे रहा हूं। रिकॉर्डिंग वर्ड का मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। इसमें मैंने लिखा ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन। क्या लिखा था? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन, मुंह से बोल रहा नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स दो तरह का होता है, नंबर वन जर्नल, नंबर टू लेजर। जर्नल में क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग। लेजर में क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। जर्नल है फर्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग जो प्रोसेस है पूरा, उसका पहला कदम है। और लेजर क्या है? सेकेंड अकाउंटिंग प्रोसेस। जर्नल और लेजर जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। एंड बुक कीपिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक जो बोला क्लियर, क्लैरिटी मिल रहा है? थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा बात। अच्छा, एक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बात बोलता हूं। फिलोसॉफिकल समझता है? ठीक है ना? लिखना नहीं है अभी, ये वाला बात समझो। होता क्या है, मान ले कोई भी सामान कभी बनाना है, मैं मैन्युफैक्चर करना चाहता हूं। तो होता क्या है, आप सबसे पहले मशीन में जाके इनपुट डालते हैं, रॉ मटेरियल डालते हैं। रॉ मटेरियल का होता है प्रोसेसिंग। समझ रहे? प्रोसेसिंग। और उसके बाद एक आउटपुट बन के निकलता है, फिनिश गुड्स। यही होता है ना? सोच के देखो, जरा सा सोच रही, ये जो अकाउंटिंग है ना पूरा, इसको अगर मैं रखूं, अकाउंटिंग में इनपुट क्या जानते हो आपका? हाँ, जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट है, ये आपका इनपुट है, रॉ मटेरियल है, समझना। और जो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, क्या बोला? अकाउंटिंग प्रोसेस जो है, इसमें आपका समझ लो ट्रांजैक्शन इवेंट्स का चर्निंग हो रहा है। समझ रहा है मेरा बात? चर्निंग हो रहा है, ये आपका प्रोसेस है, प्रोसेसिंग होता है। ट्रांजैक्शन इवेंट क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। और आउटपुट क्या निकलता है बोल तो बन के? फिनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट में बनाना क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट आउट, ट्रांजैक्शन इवेंट स्टार्टिंग पॉइंट है, इनपुट डाला, उसका चर्निंग होगा, मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस में डाला, प्रोसेसिंग हो रहा है, जर्नल हो रहा है, लेजर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और लास्ट में क्या बन के निकलता है? सबसे लास्ट में, याद करो, सबसे लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाते थे ना, तो वही फिनेंशियल स्टेटमेंट। मैं नहीं समझा पाया कि समझा पा रहा हूं? क्या ये फिलोसॉफिकल थॉट आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, तो इसको थोड़ा सुंदर से अगर मैं सजा के ऐसे लिखूं, एक लिखा इनपुट, एक लिखा प्रोसेसिंग करके फिर होता है आउटपुट। तो इनपुट है हमारा, मैं बोल रहा हूं ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। प्रोसेसिंग किस में होता है? अकाउंटिंग प्रोसेस में प्रोसेसिंग होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस में प्रोसेसिंग होता है। और आउटपुट क्या निकलता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स।
क्या सुंदर सा चार्ट नहीं बना सकते? समझ में आ रहा है? पक्का समझ गया ना? अब मैं चाहता हूं एक बार हम लोग अब वो डेफिनेशन देखते हैं जो थोड़ा देर पहले आप बोल रहे थे आपको समझ में आ रहा था, अभी भी वही समझ में आ रहा है कि कुछ अलग समझ में आ रहा है? मैं पढ़ रहा हूं, रेडी है पढ़ने के लिए? देखो पहले बोल रहा है, सबसे पहले अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक कला है, आर्ट है, आर्ट। आर्ट किसका? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जैसी वर्ड रिकॉर्डिंग आपको दिखा, आपके मन में क्या आ रहा है? भैया रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा बुक्स मतलब दो बुक का बात कर रहे हैं यहां पर ये लोग, जर्नल का भी बात कर रहा है, लेजर का भी बात कर रहा है। जर्नल के अंदर होता है रिकॉर्डिंग, लेजर में होता है क्लासिफिकेशन। अच्छा जर्नल फर्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस, लेजर सेकंड अकाउंटिंग प्रोसेस। अच्छा जर्नल लेजर को मिला के जो बनता है सो क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा रिकॉर्डिंग में इतना सारा बात बोलना चाह रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग तक। अच्छा रिकॉर्डिंग किसका होगा? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अच्छा ट्रांजैक्शन इवेंट, कौन सा ट्रांजैक्शन इवेंट? तो कौन सा ट्रांजैक्शन इवेंट, किंतु पूरा पढ़ो, ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अच्छा अच्छा यहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल इवेंट का बात कर रहा है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब वो ट्रांजैक्शन जो दो कंडीशन पूरा करता है। नंबर वन, जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करेगा। नंबर टू, मनी में एक्सप्रेस होगा। और फाइनेंशियल इवेंट मतलब कंसीक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब था ईयर एंड। अच्छा अच्छा इसका बात कर रहा है। अच्छा तो रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजैक्शन इवेंट ऑफ फाइनेंशियल लेजर। क्यों क्यों रिकॉर्ड करेंगे? टू कम्युनिकेट द बिजनेस रिजल्ट। अच्छा हम कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। क्या कम्युनिकेट करना है? बिजनेस रिजल्ट। बिजनेस रिजल्ट मतलब फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अच्छा अच्छा एसेट लाइबिलिटी प्रॉफिट लॉस का बात कर रहा है। अच्छा अच्छा टू द, किसको किसको कम्युनिकेट करना है? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चार चीज होता है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। और ये कम्युनिकेट किसको करना है? यूजर को। अच्छा यूजर मतलब हम इंटरनल यूजर को भी कम्युनिकेट करेंगे, एक्सटर्नल को भी। इंटरनल मतलब वन हु मैनेजेस द बिजनेस, ओनर लोग और मैनेजर डायरेक्टर। और एक्सटर्नल मतलब अदर देन इंटरनल यूजर। अब बोलो, जो पहली बार जब मैं लिखा था ये डेफिनेशन तब जो समझ में आ रहा था और अब जो समझ में आ रहा है, क्या सेम समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा अलग है? थोड़ा बेटर लगा? क्योंकि देखो क्या होता है ना, दिक्कत, हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं। अब आपसे पहला क्वेश्चन कहीं पर भी जाओगे ना, बोले अकाउंटिंग क्या बताओ, बोलो बस जो करके आ रहा है बचपन से भी अकाउंटिंग है, ऐसे बोलोगे क्या? क्या बोलोगे डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग है? नहीं, आपको ये इसे समझाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? प्रैक्टिकल लाइफ में मान लो आप कोई जॉब के लिए गए, आपसे आपको बोला आप क्या कर रहे हो, आप बोले भैया हम फाइनेंस प्रोफेशनल है, थोड़ा स्टाइल से बोलेगा ना। बोले ठीक है, तो फिर आप अकाउंट्स पढ़े होंगे। अच्छा बताइए तो अकाउंटिंग क्या होता है? क्या बोलोगे फिर? अब तुम सोच, मन से निकल ही नहीं रहा होगा। अब वो आदमी जो इंटरव्यू ले रहा है पहले दिन ही तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? बोला जो 5 साल जो सब्जेक्ट पढ़ के आया उसका डेफिनेशन तक ठीक से नहीं समझा पा रहा है जो आदमी, उसको क्या ही आता होगा? इसका मतलब वो आदमी चीजों को समझा नहीं है, रटा है। ऐसे होता है, कर लो। समझ में आया मेरा बात? अभी तो बस शुरुआत है बच्चे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने आपसे कितना क्लास मांगा था याद है ना? आज एक क्लास में नहीं होगा पूरा बेसिक का बात। अभी तो स्टार्ट किया हूं, सोचो एक डेफिनेशन पढ़ाने में 1.5 घंटा लगा दिया। एक डेफिनेशन समझाया सिर्फ अकाउंटिंग का, 1.5 घंटा लगा दिया। अभी तो बहुत कुछ बाकी है बताना। लास्ट पॉइंट नंबर 10 लिखे थे ना? अच्छा अब 11 लिखो। मैं इतना चैलेंज के साथ बोल रहा हूं कि बहुत सारा चीज बताने वाला हूं। मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज बताने वाला हूं, याद है? आगे जाके क्या क्या चीज खुलासा करूंगा। गोल्डन रूल्स बना ही क्यों, मैं बताऊंगा आपको। मॉडर्न रूल्स का लॉजिक क्या है, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट, ऐसा क्यों होता है? अकाउंट टी शेप में बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, क्यों? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, क्यों? इन सब का विद प्रूफ में आपको समझाऊंगा ए टू जेड, बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एक दिन में सारा बात बोला नहीं जा सकता बच्चे। अभी ये जो आज कर रहा हूं ना, आज मैं बस ग्राउंड वर्क क्रिएट कर रहा हूं कि ये सब आपको समझ में आए। और जिसका मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसका ये बेसिक स्ट्रांग हो गया उसको आगे अकाउंट्स में कोई नहीं हरा सकेगा, ये मेरा चैलेंज है। अच्छा अकाउंटिंग प्रिंसिपल,
अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, हमको ये समझाना है। जानते हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? These are the rules and guidelines for preparation and presentation of financial statement. अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? These are the rules and guidelines. किस चीज का रूल गाइडलाइंस है? फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड आया, मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चल रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड देख के मन में चार बातें याद आ जाना चाहिए। किसका बात हो रहा है यहाँ पर? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। चार चीजों का बात कर रहे हैं। तो वापस से अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? दीज आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस। यहां पर बहुत सारे रूल्स रहते हैं और बहुत सारे गाइडलाइंस है। किस चीज का रूल और गाइडलाइंस है? फॉर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब कैसे बनाया जाएगा, एंड प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट किया जाता है। किस चीज को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का और प्रेजेंट करने का जो भी रूल्स और गाइडलाइंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मैं फिर से बोल रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए जो भी रूल्स हैं हमारे यहां पर और जो भी गाइडलाइंस दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो वो सारा रूल्स एंड गाइडलाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। याद हुआ? तो कोई पूछेगा व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो क्या बोलेंगे? दिस आर द, तीन पार्ट में तोड़ा है, रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी डेफिनेशन है ना, तोड़ तोड़ के फ्रेज बाय फ्रेज भी आता है। तीन पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नंबर वन, दीज आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस। नंबर टू, फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे लिखो। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये दो चीज से डिराइव हुआ है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ना, वो दो चीज से डिराइव हुआ, मतलब दो चीज मिल के बना है। एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशन। क्या क्या बोला? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशन। लिखा? एक बार मेरे तरफ देखो सारा बच्चा, चलो छोड़ दो लिखना, एक बार मेरे तरफ देखो। एक कढ़ाई लीजिए। क्या लीजिए? कढ़ाई। उसमें पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डाल दीजिए और फिर अकाउंटिंग कन्वेंशन डाल दीजिए, दोनों को मिला लीजिए, तैयार है। जानते हो क्या? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नहीं समझा मेरा बात? ठीक से देखो, मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो पार्ट में तोड़ा और वहां क्या लिखा है? इट इज डिराइव फ्रॉम। किसको डिराइव कर रहे हैं? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बना कैसे? हम बोल रहे हैं दो चीजों को मिला के बना है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन। मेरे तरफ देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बन गया। समझ रहे मेरा बात? क्या दो चीज मिलाने से अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। याद रहेगा? देख कितना आसान है। सब बोलते हैं सब डिफिकल्ट चीज है, ये तो सबसे आसान होता है सब। और यही सब नहीं पता है ना तो बोल्ड हो जाएंगे आप। फिर से बोल रहा हूं, एक हाथ में लिया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखते रहना मेरे को, एक हाथ में लिया कन्वेंशन, दोनों को मिला दिया, तैयार है। क्या तैयार हो गया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल तैयार हो गया। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो चीजों से बना है, नंबर वन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड नंबर टू अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो मन में आ रहा है भैया, पहले तो प्रिंसिपल ही नहीं समझ में आ रहा था, अब इसमें दो चीज और जुड़ गया। पहले भैया ये बताइए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स किसको बोलते हैं? तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब है, लिखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं? दीज आर द assumptions for preparation of financial statement। और कन्वेंशन में लिखो
guidelines derived from the practice of accounting. यहाँ कीवर्ड है assumption, ये गाइडलाइंस फ्रॉम प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। लिखो लिखो लिखो, सब लिखो। क्या होता है ना, मान ले मैं आपको सिर्फ पढ़ाते जाऊं और आपको ये सब नोटिंग नहीं कराऊं प्रॉपर्ली, तो घर में जाके रिवीजन करने के लिए आपके पास कुछ रहेगा नहीं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, याद नहीं रहेगा। आप 2 घंटा मान लो मेरे को मस्त सुने, पूरा 2 घंटा में जो बात किया, क्या 100% याद रहना संभव है? एटलीस्ट अभी तो नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। पूरा 2 घंटा थोड़ी ना याद रह जाएगा, वर्ड बाई वर्ड याद नहीं रहेगा। और यही अगर मैं आपका नोटिंग करा दिया, अगर आपको घर में रिवीजन करने का मन हुआ, तो आपको 16-17 तो बुक खोलने की जरूरत नहीं है मेरा क्लास करने के बाद। आप बस मैं जो लिखा है वो उठा के पढ़ोगे, सारा चीज लाइन से लिखा होगा, A to Z। 2 घंटा में घर में जाके जब भी मेरे को मिस करो, कॉपी खोलो, वो 2 घंटा पूरा मिल जाएगा आपको कॉपी में। आपको कोई माथा फोड़ी नहीं करना। आप कभी भी मेरे बारे में जाके ना ऑनलाइन कभी सर्च कर लेना, अभिमन्यु अग्रवाल लिखना और मेरे बारे में सर्च कर लेना, सब स्टूडेंट्स लोग क्या बोलते हैं, तो वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक लिखा? तो मैं समझा रहा हूं। पहले है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोले दीज आर द एजम्पशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं? 4 चीज, समझ रहे हैं ना? इसको बनाने के लिए हमें बहुत सारा एजम्पशंस लेना होता है। क्या लेना होता है? तो वो सारा जो एजम्पशंस है ना, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोल देते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जो हम लोग एजम्पशंस लेते हैं क्या बनाने के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कीवर्ड है एजम्पशन, ठीक है ना? कीवर्ड क्या है यहाँ? एजम्पशन। उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो कन्वेंशन किसको बोला? अकाउंटिंग कन्वेंशन। अच्छा छोड़ो, कन्वेंशन वर्ड का इंग्लिश में मतलब क्या है, किसी को पता है? मैंने क्या लिखा वो छोड़ो, मैं इंग्लिश का नॉर्मल मीनिंग सब पूछ रहा हूं। कन्वेंशन, चेंज। मैं ऐसे बोलता हूं, ये मेरे परिवार का कन्वेंशन है, ऐसे ही होता है मेरे यहाँ। रिवाज, ये वर्ड खोज रहा, करेक्ट वर्ड बोले एकदम। तो कन्वेंशन का मतलब होता है रिवाज। तो जब मैं अकाउंटिंग कन्वेंशन बोल रहा हूं, मतलब अकाउंटिंग रिवाज। रिवाज क्या होता है? एक ही काम जो बार बार होते हुए आ गया, उसी को सब फॉलो करने लग जाते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं? रिवाज है हमारे यहाँ। समझ रहे हैं? तो देखो वही बात मैंने नीचे लिखा है, पढ़ो, देखो क्या लिखा है। These are the guidelines derived from the practice of accounting। सालों से हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते करते ये हमारे रिवाज बन गया है। तो वो जो रिवाज बन गया, जो जो चीज रिवाज बन गया, जो जो चीज, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलते हैं। समझ गया? अच्छा, एक वर्ड में अगर मैं पूछूं कॉन्सेप्ट, एक वर्ड में बताओ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक वर्ड में सब बताओ। कीवर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड एजम्पशन है, और कन्वेंशन मतलब रिवाज है। गाइडलाइंस डिराइव फ्रॉम प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, हिंदी में रिवाज। और इन दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बन जाएगा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बन जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तक अकाउंट्स में अगर ठीक से बात करें, 10 ठो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। कितना कॉन्सेप्ट है? 10, और 3 ठो कन्वेंशन है। और 10 और 3 कितना हो गया? 10 + 3 13। तो टोटल 13 कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है। नहीं समझा मेरा बात? कोई कभी पूछ ले, बहुत चिल्ला रहा कॉन्सेप्ट कितना होता है बता दो, तो आधा आदमी बोल ही नहीं पाएगा। पर तुम याद रखना, कितना कॉन्सेप्ट होता है? 10 ठो। और कन्वेंशन कितना ठो अपने यहाँ? 3 ठो। तो टोटल कितना हो गया? 13। तो टोटल 13 ठो कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन सीखना है थ्रू आउट द सिलेबस। वर्ड पे ध्यान देना, क्या बोला? थ्रू आउट द सिलेबस सीखेंगे। मैं एक दिन में आज नहीं बताऊंगा, या पहला 3 क्लास में 13 ठो कन्वेंशन या कॉन्सेप्ट कन्वेंशन ही सिखाऊंगा। धीरे धीरे जब जब जहां जहां जरूरत पड़ा उसका डोज देते जाऊंगा। मेरा बात समझ रहा? अच्छा सुनो ना, एक बार हम अभी ना रिकैप करना चाह रहे हैं कि हमने स्टार्टिंग से अभी तक क्या पढ़ा। मैं भूल जाऊंगा, नहीं तो मैं भूलक्कड़ हूं, मेरे को पता है, मैं भूल जाऊंगा। नंबर 1, अकाउंटिंग इज द नंबर 1 पॉइंट, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। नंबर 2, फिर से एक नया डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट ऑफ, मेरे साथ साथ, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ transaction and events of financial nature to communicate the
बिजनेस रिजल्ट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर मैंने बताया ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस इज नोन एज इज नोन एज ट्रांजैक्शन। थर्ड मैंने उसके बाद बताया इवेंट, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फिर हमने बताया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, तो हमने बोला ट्रांजैक्शन which fulfills or satisfies the following two conditions. Condition number one, it will change the financial position of business, that is position of assets and liabilities of business. और दूसरा कंडीशन क्या बोला, हाँ, it can be expressed in terms of money value। दोनों कंडीशन पूरा हुआ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिर मैंने बोला फाइनेंशियल इवेंट किसको बोला, द कंसिक्वेंस ऑफ financial transactions at a particular point of time। अच्छा, at a particular point of time का मतलब ईयर एंड का बात हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने पढ़ा बिजनेस रिजल्ट कितना तरह का होता है, दो तरह का। नंबर वन फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब किसका बात हो रहा है, एसेट लायबिलिटी। दूसरा बोला फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, किसका बात हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। और एक बात बोलूं यहां पर आके एक बात बोलता हूं, जरा सुनना। Communicating the business result is the primary objective of accounting। ये जो बिजनेस रिजल्ट लिख रखा है ना, यहां पर एक ऐसे स्टार लगाओ और नीचे अगर जगह है तो एक लाइन लिख लो। एक नया बात बताता हूं, communicating the business result is the primary ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हो सकता है कि आपको लोग पूछें अकाउंटिंग चिल्ला रहा, अकाउंटिंग करें क्यों, रीजन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या बोला मैंने, कम्युनिकेटिंग द बिजनेस रिजल्ट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ए भाई, कम्युनिकेटिंग द बिजनेस रिजल्ट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फिर से, कम्युनिकेटिंग द बिजनेस रिजल्ट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। एक बार और, कम्युनिकेटिंग द बिजनेस रिजल्ट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ओके, बिजनेस रिजल्ट। अच्छा, नेक्स्ट था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चार्ट होता है। नंबर वन बैलेंस शीट, इससे पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन। नंबर टू ट्रेडिंग पीएल, इससे पता चलता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नंबर थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। एंड नंबर फोर नोट्स टू अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड एज पर डिस्क्लोजर पॉलिसी। फिर हमने बात किया था यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर मतलब वन हु मैनेजेस अ बिजनेस, एक्सटर्नल यूजर मतलब अदर देन इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर के अंदर बोला वन हु मैनेज अ बिजनेस, इसमें दो जन आते हैं, नंबर वन ओनर, नंबर टू मैनेजर एंड डायरेक्टर। ओनर का मतलब भैया सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में पार्टनर और कंपनी में शेयर होल्डर। एक्सटर्नल यूजर का एग्जांपल बोलिए तो सप्लायर हो सकता है, कस्टमर, इन्वेस्टर, बैंक, गवर्नमेंट, हाँ, एम्प्लॉई, बस ये सारे चीज। अच्छा, और भी जितना भी नाम आ रहा बोल सकता है, अदर देन इंटरनल तो एक्सटर्नल ही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद और क्या पढ़े थे, रिकॉर्डिंग हमने बोला ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो होता है, नंबर वन जर्नल, नंबर टू लेजर। जर्नल में हम करते हैं रिकॉर्डिंग, लेजर में क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। जर्नल फर्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस, लेजर सेकंड अकाउंटिंग प्रोसेस। जर्नल लेजर को बनाना मिला के क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। एंड बुक कीपिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। यहां तक ठीक है। इसके बाद और क्या बात किए थे, हाँ, ये वाला इनपुट क्या होता है, ट्रांजैक्शन इवेंट। प्रोसेसिंग क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस। और आउटपुट क्या निकलता है अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर हमने बात किया प्रिंसिपल को लेके, तो प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, दीज आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस, किसके लिए, फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक बोल रहा हूं। एंड दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिराइव फ्रॉम टू थिंग्स, नंबर वन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड नंबर टू अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, these are the assumptions for preparation of financial statement।
जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बनाने के लिए जो जो एजम्पशन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा कितना टो कॉन्सेप्ट है अपने यहाँ पर, 10 ठो कॉन्सेप्ट है। कितना टो कॉन्सेप्ट है, दोनों हाथ भर के कॉन्सेप्ट, ऐसे याद रखिए, दोनों हाथ भर के 10, समझ रहे हैं ना। और अकाउंटिंग कन्वेंशन किसको बोलते हैं, these are the guidelines derived from the practice of accounting। वो दीदी एक अच्छा वर्ड बोली थी, क्या था हिंदी में, रिवाज। ये रिवाज से आता है, रिवाज। ये सही वर्ड है, मैं भी यही बोलता वर्ड, एकदम सही वर्ड बोले। अच्छा अच्छा, एक हाथ में कॉन्सेप्ट लिया, एक हाथ में कन्वेंशन, दोनों को मिला दिया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। एक काम करते हैं, आज ज्यादा और नहीं करते, नहीं तो भारी हो जाएगा फिर थोड़ा। अभी तक बस हमको इतना बता, सब समझ में आया क्या, अभी तक जो बोला, अभी क्या लग रहा है क्लास में थोड़ा थोड़ा याद हो गया, बस ज्यादा नहीं है। ऐसे ही हम लोग क्लास में याद करेंगे, आपको सिर्फ पार्टिसिपेट करते रहना है। अगर आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे आप पार्टिसिपेट करना बंद करेंगे दिक्कत होना चालू हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आपसे टोटल मांगा 3 से कितना क्लास, 4 क्लास। आज तो फर्स्ट क्लास था, ये बेसिक्स में चला गया। सेकेंड क्लास में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला, क्योंकि मैं जो जो क्वेश्चन आपसे पूछा था ना, वो सारा क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। गोल्डन रूल का लॉजिक क्या है, क्यों डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोस आउट, डेबिट एक्सपेंस लॉस क्रेडिट इनकमिंग है, इसका जवाब मिलेगा आपको। फिर वो जो आपने मेरे को बताया था अभी अकाउंटिंग इक्वेशन, वो बना ही कैसे, आया ही क्यों, उसका लॉजिक मिलेगा। फिर अपने जो अकाउंट बनाते हैं टी शेप में, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्यों, उल्टा क्यों नहीं, उसका जवाब मिलेगा। फिर एक बच्चा बोला था एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट होता है, इनकम का क्रेडिट होता है किंतु एक्सपेंस का डेबिट, क्यों, इसका जवाब दूंगा मैं लॉजिकली। समझ रहा है ऐसा क्यों बना, वर्ड समझ रहे हो मेरा बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसके अलावा आपका जो मॉडर्न रूल है उसमें एसेट इंक्रीज होने से आप बोले थे डेबिट होगा, डिक्रीज होने से क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट, ऐसा क्यों। इन सब चीजों के लिए जवाब के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा, बट अगला एपिसोड में देखने से पहले आपको इसको रिवाइज करके आना पड़ेगा। बात समझ में आया, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।